अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल और आप देख रहे हैं सिटी एट 10 मॉर्निंग शो। हमारा और आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और सबसे पहले आज के शो में जो है वो आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनाब जो आज की टॉप स्टोरी है वो ये कि शहर भर में जो पार्किंग माफिया है उसका राज बरकरार है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से भी फैसला आया था कि जो पार्किंग है उसकी जो फ़ी है उसे वसूल करना बंद कर दिया जाए और जो जगह का तयन किया गया है जिन जगहों पर वहाँ पर सिर्फ पार्किंग की जाए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे होते हैं कि जो शहर भर में पार्किंग का निज़ाम है, हर जगह पर आप कहीं पर भी गाड़ी लगाने के लिए खड़े हों, आपको एक बंदा आएगा और रसीद देकर और आपसे पार्किंग के पैसे वसूल करने लग जाएगा। चाहे वो आप बाइक लगा रहे हों, साइकिल भी पार्क करने जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो एक पर्ची लेकर आ जाते हैं कि जनाब आपने 2 मिनट भी गाड़ी खड़ी की है तो आप पार्किंग के पैसे दें। तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा आम हो गया है। केएमसी की तरफ से भी कहा गया था कि पार्किंग के जो प्लाजाज हैं, पार्किंग की जो जगह है उनको तामीर किया जाएगा मज़ीद, और जो पार्किंग का सिस्टम है उसको शहर भर में बेहतर किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर भी हम कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कई जगहों का हाल है। आप सदर के इलाकों में देख लें, आप मेन शाहराह फैसल पे जो आप उसका सर्विस रोड है आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फुल ऑफ पार्किंग होता है। पासपोर्ट ऑफिस है, सिंध हाई कोर्ट के बाहर आप देखें, ज़ैनब मार्केट के बाहर आप जाके देख लें, या आप नुमाइश पर जो बाज़ार लगा करते हैं आप साइड में, वहाँ पर आप जाकर देखें कि बुरा हाल होता है। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाता है। तो एक तो इस खबर पर बात होगी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो मॉल में आग लगी थी कराची में, उससे मुताल्लिक मेयर कराची ने एक अहम फैसला किया है और वो फैसला ये है कि जो फायर सेफ्टी है उसे लाजमी करार देने से मुताल्लिक एक अहम और एक बड़ा ऐलान आया। हमने गुज़िश्ता शो में बात भी की थी कि जब भी कोई बिल्डिंग तामीर की जाती है तो या कोई शॉपिंग मॉल या प्लाजा खड़ा किया जाता है तो उसके बेसिक लॉज के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप फायर सेफ्टी अलार्म्स लगाएंगे और आप जो है वो आग लगने से बचाव के तमाम इकदाम उस बिल्डिंग के अंदर करेंगे। लेकिन फायर एग्जिट्स बनाए जाएंगे। लेकिन हमारी यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और प्लाजास खड़े तो कर दिए जाते हैं, जब तामीर हो रहे होते हैं तो कोई सुनने वाला कोई पूछने वाला नहीं होता। जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर हम सब लोग उस पर बैठकर एक्शन लेने की बातें हो रही होती हैं। बाहर अब एक और चीज़ सामने आ गई है। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि इमारतों के हवाले से जो फायर सेफ्टी सर्वे है वो भी करवाया जाएगा कि कौन कौन सी इमारतें हैं जहाँ पर क्या सूरत हाल है, फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ ये कि जो नई इमारतें तामीर हो रही हैं उनमें फ़ायर सेफ्टी के इक़दाम करना लाजमी होंगे। पहले भी ऐसे बहुत सारे फैसले आए हैं लेकिन उन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। बहरहाल FIR भी कट गई है, 35 अफराद की जान भी बचाई गई। जो रेस्क्यू अमला है उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से। तो ये जो है वो कल एक अहम अपडेट आई, हमने आपसे शेयर की। उसके अलावा जो नॉर्थ नाज़िमाबाद है उसमें शहरी की फायरिंग से डाकू की हलाकत के मामले पर जो है पुलिस ने ये बताया है कि जब वारदात की नीयत से बंगले में दाखिल हुए थे डकैत और शहरी ने गोलियां चलाईं और उसका ये निशाना बन गए। तो अब लगता यही है कि जिस तरह से डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, शहरी अपनी मदद आपके तहत मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर सूरत हाल की बात की जाए या अगर चोर या डकैत पकड़ भी लिए जाते हैं तो कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता या फिर उनको पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों ने अब अपने घर में वेपन्स रखे हुए हैं, ख़ुद अपना मुकाबला करते हैं, कोशिश करते हैं कि बचाव जितना अपनी ओन सेफ्टी कर सकें उसकी तरफ लोग बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कई तवातुर से ऐसे इंसिडेंट्स हम गुज़िश्ता दिनों में देख चुके हैं कि लोगों ने सड़कों पर भी डाकुओं को मारा है पकड़ के और उन्हें छोड़ा नहीं है कि पुलिस के हवाले हम नहीं करेंगे, हम उनसे खुद ही निमट लेंगे। तो इस वक्त जो पूरा ओवरऑल एटीट्यूड है आवाम का वो चेंज हो चुका है। तो एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से जो है ना वो रिस्की भी है कि आप पुलिस का जो काम है, कानून का जो काम है वो आप अपने हाथ में ले रहे हैं। बहरहाल एक और ख़बर की तरफ भी बढ़ेंगे, वो ये कि मुल्क भर में जो कराची में सोशल मीडिया है उसके ज़रिए शहरियों को बेवकूफ़ बनाने और लूटने के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो पैसा कमाया जाए और किसी भी तरीके से हम पैसा कमा लें और जो है वो अमीर हो जाएं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे फ्रॉड्स की नज़र भी हो जाते हैं लोग। एक और ये फ्रॉड का वाक़या पेश आया कि जब जो मकामी ताजिर है उसको हैकर ने 6 लाख रुपए का चूना लगाया। कैसे लगाया कि सोशल मीडिया पर उसने उसको बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रखा, उनकी ID हैक की, उनसे रब्ता किया और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी पहले शुरू में वो निकलवाई। उसके बाद जो है उनको उसकी जो ID थी उसको हैक कर लिया, रकम भेजने की और रकम वसूल करने की जाली रसीदें तक बनाकर भेजी और 9 लाख रुपए की जो रकम है वो 12 घंटे में आपको मिल जाएगी, ये झांसा दिया गया। उल्टा हो गया सारा मामला।
जहाँ मुख्तलिफ अकाउंट से जब इन्फॉर्मेशन दी गई तो उसमें से 6 लाख रुपए जो है वो निकाल लिए, और उल्टा जो 9 लाख रुपए का उनको लग रहा था कि ट्रांजैक्शन होगी और वो आएंगे, वो उल्टा 6 लाख रुपए चले गए। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लोग बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं, और आपके पास एक मैसेज भी आता होगा अक्सर आपके बैंकिंग ऐप की तरफ से या बैंकिंग नंबर की तरफ से कि कभी भी आपसे कोई अपना पर्सनल आईडी या पासवर्ड या कोई भी डिटेल्स मांगे, चाहे वो फ़ोन कॉल पे मांगे या मैसेजेस पे मांगे, आप कभी भी उन्हें प्रोवाइड ना करें। बार बार ये मैसेजेस आ रहे होते हैं, उर्दू में भी, रोमन में भी, अंग्रेज़ी में भी, तो आप उनको अवॉइड किया करें, चाहे वो किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हो या नंबर के थ्रू हो या कॉल के थ्रू आपको रिसीव हो, तो आप इससे बच सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई पैसे कमाने का, पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जा सकते हैं, और ऐसे डायरेक्टली कोई पैसों का सोर्स ऑफ इनकम कोई आपको बैठ के 9 लाख रुपए नहीं बांटेगा। और दूसरी तरफ कराची में सूरत हाल ये भी है कि जो डेंगू के केसेस हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। 8 नए केसेस सामने आ गए हैं, नई वेव आई है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो अब तक केसेस हैं रिपोर्ट होने के, वो अब तक इस माह की अगर सिर्फ डिटेल शेयर करें तो 262 केसेस हैं जो कि अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस पर भी बात होगी। उसके अलावा जिना हॉस्पिटल में जो दवाएं हैं वो अस्पताल में मौजूद नहीं है, मरीज़ों को बाहर के लिए जो बाहर दवाएं अवेलेबल हैं वो लिख कर दी जा रही हैं। बहुत सारे गरीब लोग आते हैं जो कि दवाएं अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और उनका इलाज कैसे होगा ये सवाल है, क्योंकि दवाएं इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि इंसान करे तो क्या करे। सेहत के जो बहुत सारे मसाइल हैं, और जिना हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं जो अपना इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट क्लिनिक्स में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पर भी बात होगी। उसके अलावा जो कौमी क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ियों ने सुहेब मकसूद और आमिर यामीन कराची आए, उन पर यहाँ शारा फैसल पर जो पुलिस वाले हैं उन पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लगा, और उसके अलावा जो है वो 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया है। तो इस वक्त ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। वेलकम करते हैं शो में हमारे सीनियर रिपोर्टर मेराज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेराज साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह जो है वो आपको उठा दिया है। तो आप वैसे क्राइम करते हैं, सुबह तो इतना कोई क्राइम नहीं होता, तो आप तो लेट ही उठते होंगे। नहीं, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ और क्राइम नहीं करता नहीं। हाँ, और दूसरी सादा ज़बान में हम यही कहते हैं ना, क्राइम करते हैं। जी हाँ। तो और दूसरा ये है कि क्राइम का तो कोई टाइम ही नहीं होता, रात दिन सुबह। तो बहरहाल मॉर्निंग में ही उठता हूँ मैं, ज़बरदस्त मॉर्निंग से। अच्छा चलें जी, कुछ क्राइम रिलेटेड न्यूज़ हैं, सबसे पहले वो शामिल कर लेते हैं। और शहर भर में जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले जो डकैती की और जो चोरी की वारदातें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। हमने देखा पिछले दिनों औरंगी टाउन में एक वाक़या पेश आया, अभी नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर शहरी ने खुद फायरिंग की और डाकू हलाक हो गया। जी हाँ। तो ये जो मामला है, अब शहरी जो है खुद ही वो उतर आए मुकाबला करने में, पुलिस पर एतमाद नहीं करते कि इनको हवाले किया जाएगा तो कुछ होगा कि नहीं होगा। देखिए जी, इस केस पर मैंने खुद काम किया है। मामला ये है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और पुलिस सिर्फ जो है दावे करती रहती है, प्रेस रिलीज जारी करती है, गिरफ्तारियाँ भी शो करती है, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई ख़ास उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा वारदातों पे। तो लोग परेशान हैं। अब ये जो शारे नूर जहाँ थाने की हदूद है, ये जो वाक़या हुआ है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, इसमें जो है ये एक स्कूल के मालिक हैं। नीचे इन्होंने स्कूल बनाया हुआ, मॉन्टेसरी वगैरह है, और ऊपर इनकी रिहाइश है, फैमिली ऊपर रहती है। तो यहाँ पर भी डाकू आए, 3 मुलजमान आए, और उसमें फिर इन्होंने अपनी बालकनी से उन पर जो है फायरिंग की। पहले तो उनको आवाज़ दे के भगाना चाहा तो उन्होंने उन पर फायर किया, तो इसमें जवाबी अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायर किया, जिसमें एक डाकू जो है इसमें वो हलाक हुआ, एक ज़ख्मी हुआ, और एक जो है वो फायरिंग करता हुआ फ़रार हो गया। इसमें सूरत हाल ये है कि जब SHO से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उसने जब अपना बयान दिया है मुद्दई ने, तो वो ये कहता है कि जी पिछले तकरीबन चंद महीनों में 4 मरतबा उसके घर में वारदात हो चुकी है। अब 4 मरतबा एक बंदा लुट चुका है, उसके घर में आते हैं, सामान ले जाते हैं, कीमती सामान ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं, तो वो आखिर क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना अपने सेल्फ डिफेंस में। तो उसने फिर ये जाहिर सी बात है मुकाबले पे उतर आया। उसने बोला कि भाई अब पुलिस से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या वजह, रिकवरी रेट क्या है वैसे मेरा साहब? अगर कोई जाता है चोरी डकैती की वारदात पे रिपोर्ट करता है, पुलिस थाने से रुजू करता है, तो कितना हेल्पफुल है? देखिए ये 20% भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आपके साथ वारदात हो जाती है
तो पुलिस का तो ये कहना होता है कि जी अगर आप 15 पे कॉल करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स वो पहुंचेगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, जब वाक़या हो जाता है तो फिर वो थाने पहुंचता है बंदा, तो कहता है जी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, तो बोले ठीक है जी दरख्वास्त लिख के ले आओ। पहला तो टालने वाला मामला जो होता है ये होता है। और अगर वो सोर्सफुल है, किसी से फ़ोन करवा के गया है, तो फिर यह है कि उसकी वहाँ पर FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद हमारे यहाँ जो है सबसे मसला जो बड़ा है वो है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब ऑपरेशन पुलिस FIR दर्ज कर लेती है उसके बाद वो कर देती है इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र। इन्वेस्टिगेशन वाले जो है वो इतने लेज़ी हैं हमारे, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो उस शख्स को इतना थका देते हैं कि वो बिलाखिर कहता है कि भाई मुझे माफ़ करो यार। असल में चोर के लिए ज़्यादा मामला आसान है, जिसके घर में चोरी हुई है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मसाइल ज़्यादा है, और इस पर जो है काम की ज़रूरत है, जिस पर नहीं हो रहा है इस पर काम। तो लोग ये जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं उस पर क्या होता है, फिर एक्शन होता है कोई उस पर या नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल अभी ये शहरी का वाक़या, उसने गोली मार दी, अब क्या होगा? देखिए ऐसा पहले भी एक लहर आई थी शहर में, और उसमें ये हुआ था कि डाकू को जलाना शुरू कर दिया गया था, मारना शुरू कर दिया गया था, मार रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए थे कि लोगों ने अपनी ज़ाती नौइयत की जो दुश्मनियाँ थी वो भी निकालना शुरू कर दी थी, तो उस वक्त उन पर मुकदमात हुए थे। तो अब जो भी इस किस्म का वाक़या पेश आता है जिसमें शहरी की जानिब से फायरिंग की जाए और कोई डाकू हलाक हो या ज़ख्मी हो, तो पहले तो वहाँ के अतराफ़ की CCTV फुटेजेस निकाली जाती हैं, अतराफ़ से सारी मालूमात हासिल की जाती है, और अगर ये क्लियर होता है कि वाकई ये डाकू थे, वारदाती थे जिन पर फायरिंग की गई है, तो उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसको मुद्दई बना दिया जाता है उस केस का। और अगर कोई और दूसरे मामला निकल आए, उसमें दुश्मनी का मामला निकल आए, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब मसला यही ना कि देखें पुलिस पर एतमाद इस वजह से भी नहीं है कि एक तो हेल्प नहीं करते, चले जाएं तो अगर दरख्वास्त हो भी जाए, FIR हो भी जाए, तो फिर उसका एंड रिजल्ट कोई नज़र नहीं आता। और तीसरा मसला ये है कि आप बगैर रिश्वत के जो है ना कोई काम पुलिस से करवा नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहना पड़ता है। अभी एक और वाक़या पेश आया, वहाँ हमारे कौमी क्रिकेटर से पुलिस वाले रिश्वत ले रहे थे, ये क्या वाक़या है और कितने पैसे ले लिए? उन्होंने कंप्लेन कर दी तो मुअत्तल हो गए पुलिस एहलकार। बिल्कुल मुअत्तल हुए हैं, बड़ा शर्मनाक सा मामला है, क्योंकि देखें कौमी क्रिकेटर्स हैं, अब सफ़र तो यहाँ पर लाखों लोग करते हैं रोज़ाना। अब वो कराची से मुल्तान जा रहे थे, बाय रोड उन्होंने जाने का इरादा किया, पहला सफ़र था उनका जो उन्होंने ट्वीट किया, दफ़ा ही ऐसा जो उन्होंने ट्वीट किया सही। तो पहली दफ़ा में उनको ये पता चल गया कि हर 40 से 50 किलोमीटर बाद पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, चाहे आपके पास कागजात हों ना हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इतना तो टोल टैक्स नहीं पड़ता होगा जितना भी यहाँ पे बिल्कुल। और ये टेस्ट खड़ा हुआ है, ये वाक़या आया इनका शहीद बेनज़ीराबाद में। अच्छा, तो उस पर एक तो एक अच्छी जो बात है वो ये है कि IG सिंध जो है राजा रिफत मुख्तार, उन्होंने फौरी इस ट्वीट का नोटिस लिया, और DIG शहीद बेनज़ीराबाद को उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि भैया आप इसकी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी भी फटाफट हुई और 4 उसमें पुलिस एहलकार भी अरेस्ट हो गए। लेकिन ये जो वाक़या है ये इसमें 4 मुलज़िमान गिरफ़्तार तो हो गए हैं, लेकिन ये चलता इसी तरह है। यहाँ से आप टोल क्रॉस करते हैं, जो कराची क्रॉस करने के बाद जो है फिर उसके बाद आपको ये मसाइल का सामना रहता है, चेकिंग के नाम पर हो, कागजात की जांच पड़ताल के नाम पर हो, कुछ भी हो आपके पास, लेकिन आपको खर्चा तो देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, मुँह से मांग लेते हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो बाकायदा मांगते हैं कि ठीक है जी आप कुछ दें, वरना आपको आगे नहीं जाने देंगे, वरना आप खड़े हो जाएँ, साइड में लाइन में लग जाएँ। 1-1 घंटे लोग खड़े रहते हैं, जो नहीं दे पाते या नहीं देना चाहते रिश्वत, वो 1-1 घंटे खड़े रहते हैं, अपने रिलेटिव्स को और जानने वालों को फ़ोन करते हैं कि भाई हमें यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है और हमारे पास सब चीज़ें भी हैं, लेकिन वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। एक अंधा कानून है अंदरूनी सिंध में ख़ास तौर पर जो है। तो ये तो मसला ये है ना कि कैसे फिर ठीक होगा? आप ये चाहते हुए भी आप इस निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते क्या, या इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन किस तरह से हो सकता है मुनासिब? देखिए एहतसाब का अमल शुरू तो किया है, जो नए IG आए हैं हमारे, और कुछ लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पे जब से निगरान सेटअप आया है, इसके बाद कुछ पुलिस में जो मौजूद काली भिड़े थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं, और वाकई हुई भी, उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए। अभी गुज़िश्ता दिनों एक DSP को भी गिरफ़्तार किया गया था, आपने सुना होगा, एक DSP बिल्कुल ऑन ड्यूटी UT, हालांकि अंडर ट्रेनिंग था वो, लेकिन एक 2 करोड़ की डकैती के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार हुआ। तो एहतसाब का अमल भी साथ साथ जारी है, लेकिन ये जो सिस्टम जो बरसों का जो ख़राब हुआ है ना, इसको ठीक करने में वक्त चाहिए, जो कि निगरान हुकूमत के पास नहीं होता। और अब उम्मीद ये की जा सकती है क्योंकि नई गवर्नमेंट बनेगी तो वो अगर इस सिलसिले को जारी रखे तो। अच्छा, मुझे इस केस में एक चीज़ ये भी अच्छी नज़र आ रही है कि ये जो कौमी क्रिकेटर्स हैं इन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया, वरना उमूमन तो ये होता है जी पैसे दिए और निकल गए, तो पता ही नहीं चलता कि ये सब कुछ हो रहा है। या ये जो 4 पुलिस एहलकार मुअत्तर भी हो गए तो इसी वजह से हो गए ना कि इन्होंने रिपोर्ट किया होगा, तो फिर ये
मामला नज़र में आया, वरना तो लोग उमूमन पैसे पकड़ाते हैं और निकल जाते हैं, ना बताते हैं ना कुछ, रिपोर्ट ही नहीं होते वाकया। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि वो कौमी क्रिकेटर्स थे, सेलिब्रिटी थे, तो उनकी तो सुननी थी। एक आम आदमी की सुनवाई नहीं है यहाँ पर, और आम आदमी जो है वो बेचारा एक खर्चे के अखराजात के अलग पैसे रखता है सफ़र के, कि अगर मुझे पुलिस रोकेगी तो मुझे इतनी इतनी जगह पे रोका जाएगा और मैं वहाँ पैसे दे के निकल जाऊँगा, क्योंकि उसके पास भी वक्त नहीं होता। कोई अपने प्यारों से मिलने जा रहा है, कोई किसी कारोबारी टूर पे जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, किसी का इंतकाल हो गया उसमें जा रहा है, लेकिन वो पुलिस वाले किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, वो बगैर पैसे लिए आगे नहीं जाने देते। और ये आज का हाल नहीं है, ये बरसों से उनकी रूटीन है और उनकी आदत है। जो उस रूट पर जो पुलिस वाले हैं कि भाई यहाँ से जाने वाली गाड़ियों से उन्होंने रोज़ाना के हिसाब से पैसे जमा करने हैं। अब वो कितने ऊपर तक जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं ये तो एक अलग मामला है, लेकिन ये मामला बिल्कुल एक्चुअल है और इन कौमी क्रिकेटर्स की वजह से ये सामने आया है। ये एक पहला छोटा सा वाक़या जो सामने आया है। वो भी चाहते तो दे के और निकल जाते हैं, कुछ ना बोलते, उनके पास पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने इसको रिपोर्ट किया और ये हाईलाइट हुआ इशू। और वाकई सेलिब्रिटीज़ जब इस तरह का कोई एक्ट करती हैं तो वो एक सिम्बलाइज हो जाता है और वो हाईलाइट हो जाता है वाकई। तो अच्छा मुझे लगा कि एटीट्यूड उनकी तरफ से भी है। शर्मनाक वाक़या है। बात यह है कि ठीक है वो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया तो उस पर कार्रवाई हो गई, लेकिन हुआ क्यों? सवाल तो यह है ना। बिल्कुल है, ये तो बात कि अगर चीज़ें सीधी होती और सारे मामला सही चल रहे होते तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये तो पुलिस, जो सिंध पुलिस है, उसके लिए बड़ा शर्मनाक मामला है और इस पर इनको मज़ीद इंक्वायरी भी करनी चाहिए। ये तो एक जगह है और जो बाकी जो सैकड़ों जगहें हैं उसको भी इवन तो शहर में भी यही हो रहा है कि जहाँ पे भी कहीं कोने पे खड़े हुए नज़र आ जाते हैं ना, तो बस आप समझ जाएं कि आपसे गाड़ी रोक के उन्होंने पैसे ही लेने हैं और कोई इसका हल नहीं है। उन्होंने बस यही आपसे डिमांड करनी होती, चाहे आप उन्हें कुछ भी दिखा लें। बहरहाल एक और ख़बर ये भी है कि सोशल मीडिया पे जो है ना वो फ्रॉड्स का ज़्यादा बढ़ गया है मेरा सब। और अब लोग देखते हैं कि एक आज़ादी से जो है वो लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं बहुत आसानी से, और लोग उनके झांसे में भी आ जाते हैं। और लगता यह है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो इतनी रियल लगने लगी है लोगों को, जो कुछ वहाँ पे होगा वो जी सब सच होगा। तो ऐसे में 6 लाख रुपए का चूना लग गया एक शख्स, शहरी को, बिजनेसमैन को। क्या वाक़या है, एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो देख लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया जहां राब्तों में आसानी पैदा करने का जरिया है, वहीं कुछ जुराइम पेशा अफराद इसे सादालू अफराद को लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के मुकामी ताजिर असजद चौधरी भी लुटेरों का निशाना बन गए। हैकर्स ने बैरून मुल्क मुकीम उनके रिश्तेदार की ID हैक की, फिर इसी ID के जरिए राब्ता करके मजबूरी जाहिर की और 6 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। कुछ रिलेटिव हैं जो बाहर के मुल्क में होते हैं, पेरिस वगैरह में और यूरोप में हैं, तो उनकी ID से मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई कि जी आप रिक्वेस्ट आई, जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मनीग्राम की रसीद मेरे पास भेजी कि जी मैंने आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए भेजे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आप एक काम करेंगे, आप इसमें से एक बंदे को इतनी रकम 2,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें उसके अकाउंट में। ये तकरीबन 6 लाख रुपए थे जो मैंने कर दिए उनके अकाउंट में। नौसरबाज रिश्तेदार बनकर दिन भर असजद चौधरी से राब्ते में रहे और जब रकम ट्रांसफर हो गई तो उन्होंने मजीद पैसों का तकाजा शुरू कर दिया, जिस पर ताजिर को शक हुआ। मुझे पता यूँ चला कि उन्होंने 7 साढ़े 7 बजे दोबारा मुझे कहा कि जी आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करें कुछ रकम और 2 लाख कुछ। तो मैंने कहा इस वक्त तो बैंक्स बंद हो गए हैं, मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, तो मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं यार मजबूरी है, ये वो प्रॉब्लम है, मेरा नुकसान हो जाएगा 6 लाख रुपए का, तो आप कर दें तो आपकी मेहरबानी है, कहीं से करवा दें। तो फिर मैंने अपने भाई से रब्ता किया जो है पाकिस्तान में ही है। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि तुम्हारी उससे डायरेक्ट बात हुई है, तो मैंने कहा नहीं मेरी उससे बात नहीं हुई। तो जब मुझे पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो चुका। ताजिर असजद चौधरी ने FIA के साइबर क्राइम यूनिट में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हुक्काम का कहना है कि जल्द इस गिरोह को बेनकाब कर दिया जाएगा। तो जनाब लाखों रुपए लोग लूट रहे हैं और कितना दिमाग है हमारी कौम के पास कि आपने उनको रसीदें भी बना के दे रहे हैं और मनीग्राम की और प्रूफ दे रहे हैं कि अब आप इतने इतने पैसे भेज दें। लेकिन गलती खैर शहरी की मुझे नज़र आती है कि जब आपके अकाउंट में पैसे आए नहीं तभी आप ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं। लोग कैसे इतना बेवकूफ़ बन जाते हैं? देखिए बेवकूफ़ बनाने वाले वो कहते हैं ना जब तक अक्लमंद जिंदा है तो हाँ एग्जैक्टली। तो सूरत-ए-हाल यह है कि इनको असजद चौधरी नाम है इनका, कराची में मुकामी ताजिर हैं। इनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो वो पेरिस में और फ्रांस में और दीगर मुल्कों में हैं। तो अब उनकी ID हुई हैक, ID हैक हो गई और उससे इनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा ठीक है। नॉर्मली इन्होंने उसको जो है जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने एक्सेप्ट भी की और मैसेज पे चैटिंग भी शुरू हुई
और फिर उन्होंने कहा कि जी वो मैं कुछ रकम भिजवा रहा हूँ, अगले महीने मैं कराची आ रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो कराची आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा पैसे, तो मैं ये मनीग्राम कर रहा हूँ कुछ रकम आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद उनके पास एक रसीद आई मनीग्राम की, और उसके साथ एक लोकल नंबर से फ़ोन आया रीचेकिंग के लिए कि जी आपके कोई रिलेटिव हैं अपना पेरिस में। उन्होंने कहा जी जी। अच्छा, उन्होंने कोई रकम आपको भिजवाई है, आपका क्या रिश्ता है उनसे, और सारा चीज़ें कंफर्म की। तो उन्होंने कहा हाँ यार वाकई मनीग्राम से फ़ोन आया। अब सारी मालूमात उन्होंने ली। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी पेमेंट जो है रात को 12 बजे तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये भी मुतमईन हो गए। उसके 2 घंटे बाद उन साहब का दोबारा मैसेज आता है जो इनके अजीज़ बन के बात कर रहे थे मैसेज पे। उन्होंने कहा कि यार वो कुछ पेमेंट मैंने यहाँ पर करनी है, तो उसमें मेरी जो 9 लाख रुपए आपके पास 12 बजे तक आ जाएंगे, तो उसमें से मुझे 2 जगह अमाउंट जो है वो पे करने, वो आप पे कर दो, मैं वापस आके बाकी आपसे हिसाब कर लूँगा। उस वक्त भी इनके समझ में नहीं आया कि भाई ठीक है, एक रिश्तेदार है और अजीज़ है और उसकी आईडी से बात भी हो रही है। तो बस यहाँ ये इनसे चूक हो गई और 6 लाख रुपए से महरूम। भरपूर, एक तो है ना चोरी डकैती की वारदातों में भरपूर रैकी होती थी, उसके बाद चोरी होती थी। मुझे तो लग रहा है सोशल मीडिया पे भरपूर स्टॉक कर रहे हैं कि आपके रिश्तेदार कौन है, आपके दोस्त कौन है, आपके अहबाब कौन है, कौन कहाँ रहता है, क्या कर रहा है। मतलब इतना लोगों के पास वक्त है और इतना लोग उसमें बना रहे हैं। सोशल मीडिया जहाँ एक राब्तों का आसान ज़रिया है, वहीं अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल शुरू हो गया है ना, हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिए थे, हमें नहीं अंदाज़ा है इस चीज़ का, लेकिन जब भी हम अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी चीज़ें दूसरों के पास जारी होती हैं। और जो हैकर्स हैं उनका तो काम यही है। अगर हैकर मेरी आईडी हैक कर लेता है फेसबुक की अगर, तो ज़ाहिर सी बात है तो मेरे जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या जो भी है मेरे साथ, वो तो उसके पास भी शो होंगे। और फिर वो किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहाँ भी ये बात क्लियर होगी कि हाँ भाई महराज अख्तर ही जो है वो मुझसे रब्ता कर रहा है। तो इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है क्योंकि मुझे याद है कि काफ़ी सारे मेरे अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में लोग ये लगा रहे थे कि अगर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड करे या मेरे नाम से पैसे मांगे तो उसको मत दीजिएगा। यानी और भी लोग इसका शिकार हो रहे थे। काफ़ी सारे लोगों ने ये स्टेटसेस लगाए हुए थे कि आईडी हैक हो गई है, अगर मेरे नाम से कोई आपसे पैसे मांगे या कोई भी डिमांड करे तो आप पूरी ना कीजिएगा। तो इसका मतलब ये एक वेव है जो चल रही है अभी भी और लोगों को पागल बनाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल चल रही है। साइबर क्राइम इस पर साइबर क्राइम क्या कर रहा है? साइबर क्राइम इसमें अपना काम कर रहा है, लेकिन बात यह है कि लोग यहाँ होंगे मौजूद तो फिर कोई काम बनेगा ना। अब साइबर क्राइम वालों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब तो अगर आपको कोई वीडियो कॉल भी कर रहा है और वीडियो कॉल करके आपको बताता है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और आप उससे वीडियो पे बात भी कर रहे हो, तो उस पर यकीन ना करें आप। क्यों? वो इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें जो है फेस और आवाज़ वगैरह बिल्कुल ऐसी मैच कर देते हैं। और आप उनसे बात करेंगे कि भाई मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, मुझे 1 लाख रुपए भेज दो, तो अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है। साइबर क्राइम ने ये चीज़ क्लियर की है कि अगर आपसे कोई वीडियो कॉल पे बात करके आपसे रकम तलब कर रहा है अपनी कोई मजबूरी बता के या किसी भी बहाने से, तो आप उससे बात करने के बाद उससे एक मरतबा उसके फ़ोन पर रब्ता ज़रूर करें, उससे बात ज़रूर करें ताकि आप ये कंफर्म हो जाए कि वाकई उससे आपकी बात हुई है या नहीं हुई है। तो लोग ऐसे भी यहाँ पर बेवकूफ़ बने हैं कि जिन्होंने वाकई वीडियो कॉल पर अपने ही भाई से बात की, उसको पैसे भेजे और 1 घंटे बाद जब भाई के घर वालों से रब्ता किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने घर पर मौजूद हूँ, मैं तो हॉस्पिटल गया ही नहीं। तो इस तरह के वाक़यात भी आम हो रहे हैं। चीटिंग फ्रॉड के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, अब ये रिपोर्ट जब हो जाता है कोई वाक़या, जैसे आपने बताया कि अब ये केस रिपोर्ट हो गया है, तो अब इस पर साइबर क्राइम क्या करता है या पुलिस क्या करेगी? अब इसका कोई पैसे मिलने का कोई वो भी है ज़रिया या उम्मीद भी है या बस ये गए तो गए? अब मैं इसकी भी आपको बात बताऊँ, साइबर क्राइम अपना काम तो कर रहा है लेकिन अब जैसे अजीज़ चौधरी के साथ वाक़या हुआ है, तो इसमें जिन अकाउंट्स में इसने पैसे ट्रांसफ़र किए ना जाके बैंक से, उनका जब डेटा निकाला वो जनूबी पंजाब के किसी छोटे से इलाके के अकाउंट से, फिर उनकी डिटेल में गए तो पता चला जिस का किसान का या वो अकाउंट था उसको तो पता ही नहीं कि अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट्स भी इसी तरह उन लोगों ने खुलवाए में, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। वो जो गरीब आदमी जिसको बाहर जाने के नाम पर इन्होंने लालच देकर अकाउंट खुलवाया उससे और ऑनलाइन अकाउंट के तमाम पासवर्ड्स खुद ले लिए। अच्छा, उस गरीब को तो पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में क्या आया और क्या गया, लेकिन ऑपरेट वो खुद कर रहे हैं वो जो नेटवर्क वाले हैं, और वो गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे हैं। और उनके अभी तक की जो इब्तदाई मालूमात हैं और जो तफ्तीश भी चल रही है, ये ज़्यादातर जनूबी पंजाब में हैं लोग जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन गिरफ़्तारी अभी तक उनके अमल में नहीं आई है। तो क्या वजह है कि क्यों नहीं पकड़ पाते इनको? उसकी वजह साइबर क्राइम की कोताहियाँ हैं या क्या हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है?
साइबर क्राइम ने तो समझ लें कि कुछ सालों से ही काम शुरू किया है कराची में। तो हम तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में ज़रा लेट हैं पहले से ही। तो बहरहाल वो अपना काम तो कर रहे हैं, अपनी कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जो चीटर्स हैं, जो फ्रॉडी हैं, उनका नेटवर्क इनसे ज़्यादा अच्छा है और उन्हीं को बुला लें साइबर क्राइम, उनको जो है कह रहा हूँ आपको हर चीज़ की उन्होंने एहतियात रखी हुई होती है कि बैंक अकाउंट तक अपना इस्तेमाल नहीं करते वो, और रकम लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और ये बहरहाल उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि शायद कोई बेहतरी आए। मसला यही है ना कि एक दफ़ा पैसा निकल जाता है ना अकाउंट में से तो आता नहीं है फिर बड़ी आसानी से, फिर वापस नहीं आता वो, वाकई फिर ऐसी है। वो चाहे आप नहीं खर्चे के लिए पैसे निकालते हैं तो आप सोचते हैं कि चलें जी अब उसमें से कुछ पैसे वापस डिपॉजिट भी करा देंगे, लेकिन वो कभी वापस डिपॉजिट नहीं होते। तो ऐसा अकाउंट से आपके निकल गया ना तो आप एक्सपेक्ट बड़ी मुश्किल से ही कर सकते हैं कि वापस आता है कि नहीं आता। बहरहाल एक और ख़बर ये भी है कि मेरा साहब ये जो मॉल में आग लगने का वाक़या पेश आया उसमें मेयर कराची साहब गए और उन्होंने बड़ा अहम ऐलान कर दिया कि अब जो फायर सेफ्टी है उसको लाजमी करार दिया जाएगा। पहले भी ये सारी बातें हुई, हुआ क्या? देखिए मॉल में जो वाक़या पेश आया वाकई अफसोसनाक था, काफ़ी जाने भी उसमें ज़ाया हुई। ये सबसे पहले तो ये मालूम करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी की टाइमिंग्स क्या हैं। सारी दुनिया में टाइमिंग्स होती है ना काम की कि भैया आपने दिन में काम करना है, हमारा तो दिन ही 1 बजे से शुरू होता है, रात में काम करना है बाज़ारों में। बहरहाल वहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम हो रहा था। दूसरा, हमारे यहाँ जो इमारतें बनी हुई हैं उनकी फायर ब्रिगेड के पास हालांकि अथॉरिटी है कि वो चेक करे जाके वहाँ के फायर फाइटिंग के हालात मौजूद हैं नहीं हैं। एक मखसूस टैंक भी होता है, जो बिल्डिंगें बनती है ना उनके लिए फायर के लिए एक अलग टैंक रखा जाता है, उसमें पानी रिजर्व रखा जाता है, आलात होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ सूरत ये है कि फायर ब्रिगेड वाले जब उन फैक्ट्रीज़ में, उन बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ के जो मालकान हैं वो उनका अंदर घुसने तक नहीं देते। ठीक है, क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सब ताकतवर लोग हैं, वो ऊपर फ़ोन करते हैं, मेयर को फ़ोन करते हैं या ऊपर अफसरान को फ़ोन करते हैं, उनसे बोलते हैं जी ये कौन सी टीम आ गई हमारे यहाँ और ये अब हमारे यहाँ आके चेक करेगी, बस आप उनको सिफारिश करके उनको वापस भगा देते हैं। इससे पहले भी कितने सारे वाक़यात हुए, इमारतों में आग लगने के, जाने भी ज़ाया हुई। इसी मेहरान टाउन में इतना बड़ा वाक़या हुआ था, कई लोग झुलस के मर गए थे, उसके बाद भी बड़ा शोर मचा था और वज़ीर बल्दियात ने और उस वक्त के मेयर ने बड़ा शोर मचाया था जी, जेल चौरंगी पे पूरा शॉपिंग सेंटर चला था, डिपार्टमेंटल स्टोर, कि फायर सेफ्टी का निज़ाम को चेक करने के लिए जो है वो चेकिंग की जाएगी और ये सब हो जाएगा। और इस दफ़ा मेयर साहब ने भी, अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि भाई तमाम बिल्डिंगों का जो है जाके मुआयना किया जाए और वहाँ से मालूमात ली जाए, उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए। ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये बातें बयानात तक रहती हैं जब कोई वाक़या होता है। अभी वाक़या जो है वो गर्मा गर्म है, अभी मीडिया पर है और उसमें अभी इन्होंने जो है ईस्ट जोन जो पुलिस है इन्होंने उनको भी तफ्तीश के लिए अपने साथ मिलाया है। NED यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स हैं, अर्थक्वेक के और एक बरक़ी हालात के, और इस हवाले से एक्सपर्ट्स हैं, उनकी उन्होंने जो है खिदमत हासिल की। बस ये है कि एक वाक़या हो गया, भी हाईलाइट है, इशू हॉट टॉपिक बना हुआ है तो जिस पे हो जाता है, लेकिन वाकई हमारे यहाँ कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जैसे आपने भी बताया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो। कोई नई बिल्डिंग्स भी बन रही होती हैं तो उसमें भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इधर ये जो फायर सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा। फायर एग्जिट्स मौजूद हैं, बड़े बड़े हमारे शॉपिंग प्लाजाज हैं लेकिन उनमें भी फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं लेकिन उनमें भी फायर एग्जिट्स नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगे होते, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। एक बड़ा वाक़या हो जाता है, उसके बाद ही जनाब साहब एक्शन में नज़र आते हैं थोड़े दिन के लिए और उसके बाद फिर ख़त्म। बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि जब मेयर कराची साहब कह रहे हैं उस पर अमल दरामद हो जाए और हमें जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हुई नज़र आएँ। बहरहाल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही जनाब टॉप स्टोरीज़ की, तो मेरा सब अभी शहर में एक और भी इशू ये है कि वो पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है और हम हर दफ़ा सुनते हैं कि जनाब पार्किंग फ़ी अब चार्ज नहीं की जाएगी। अदालत की तरफ से हुक्म भी आया, पार्किंग प्लाजाज बनाए जाएंगे। ये मेयर कराची साहब से भी जब मैंने इंटरव्यू किया, जब न्यूज़ नाइट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब कोशिश ये की जाएगी कि पार्किंग के निज़ाम को बेहतर करें और जो चार्ज पार्किंग है उसको भी किसी तरीके से सिस्टमेटिक वे में लेकर आएँ। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, वो सब बातें हवा हो गई। जो तरीक़ाकार चल रहा है, जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। तो ये KMC ने भी बड़ा कहा कि एक बड़ा फ़ंड जनरेट होता है, लेकिन क्या ये हर कोने पे पर्चा लेके और गड्डी लेके बंदा खड़ा हुआ है, वो वाकई KMC की तरफ से इनको जाता भी है फ़ंड की, ये सब प्राइवेट जो है खाते चल रहे हैं? देखें जी, कहा जाता है कि कराची माफियाओं का शहर है तो ये भी एक बहुत बड़ी माफिया है, पार्किंग माफिया।
जो कि चलती है इलाका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डीएमसी की मदद से। तो अभी कुछ अरसे पहले भी मालूमात हासिल की गई थी, तो कोई 100 या इसके करीब कोई मुकामात हैं जो कि बिल्कुल रियल हैं और जिनके टेंडर पास हुए हुए हैं और कानूनी पार्किंग वहाँ पर की जाती है। बाकी 250 से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं शहर में कि जहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, और उसका जाहिर सी बात है वो ट्रैफिक के रवानी में भी खलल पड़ता है, शहरियों को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पे सदर का एरिया बड़ा गुंजानाबाद है, ऑफिसेज़ हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, तो आई चंडीगढ़ रोड है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी गलियों में पार्किंग्स हैं जो कि इलीगल हैं। तारिक रोड पर भी, जो मेन तारिक रोड की जो पट्टी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कारोबारी एरिया है वो, ऐसा ही है। तो वो तो चलें समझ में आता है कि जी वो पार्किंग है, लेकिन उसके अतराफ़ में जो अब गलियों में शॉपिंग सेंटर्स फैलते जा रहे हैं और तो वहाँ पर जो है गैर कानूनी पार्किंगें हो रही हैं। इसी तरह सदर के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अतराफ़ में आए दिन ताजिरों का भी झगड़ा होता है और आम शहरियों को तो बेचारों को कोई पूछने वाला है ही नहीं। सिटी कोर्ट, सिविल हॉस्पिटल, अब आप सोचें, इमेजिन करेंगे कि सिविल हॉस्पिटल में आपने अगर मोटरसाइकिल इमरजेंसी में जाके रोकी है, पहले वो आपसे पार्किंग के पैसे मांगेगा। पार्किंग वाला नहीं है वहाँ, तो आप इमरजेंसी में अंदर गए, वापस आए तो आपकी बाइक गायब है, आपको फौरी तौर पे दवाई लेने के लिए कहीं जाना है, आप परेशान हो गए, हुआ क्या अभी? तो थोड़ी देर में पता चलता है जी ट्रैफिक पुलिस उठा के ले गई। अच्छा, अब वो शख्स जिसको दवा लेने के लिए फौरी तौर पर भागना है या पैसों का इंतजाम करना है, वो पहले अपनी बाइक छुड़वाए, रक्षा करेगा या पैदल परेशान होकर चौकी पे पहुंचेगा, फिर वहाँ पर एक इलीगल फ़ीस ली जाती है, लिफ्टिंग चार्जेस नाम है उसका, वो पैसे देगा 200 रुपये बेचारा मोटरसाइकिल के, उसके बाद वहाँ से बाइक लेके निकलेगा। तो इसमें जो पार्किंग के मामला हैं, इसमें अगर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही संजीदा हो जाए और हमारी जो मेयर कराची हैं वो अगर इसमें संजीदा हैं तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन इसमें संजीदगी का मुजाहरा इसलिए कोई नहीं करता क्योंकि ये लाखों रुपए यौमिया का एक मुबैना करप्शन का मामला है, जिसके हिस्सेदार ट्रैफिक पुलिस भी है, इलाका पुलिस भी है, डीएमसीज भी हैं और टाउन इंतज़ामिया भी है। ये सब मिलजुल कर इस मामले को जो है चलाते हैं, जिसकी वजह से सफ़र आवाम जो है सिर्फ आवाम को करना अच्छा, पड़ता है। आवाम की तरफ से भी ये ना एटीट्यूड ये है हमारा कि वही जैसे हमने अभी पिछली बार बात की थी ना, रिश्वत दौड़ निकलो, अब मुझे देर हो रही है, काम से जाना है, किसी अजीज रिश्तेदारों के जाना है, रिश्वत पकड़ा ही निकल गए पुलिस वालों का। अब यहाँ पर पार्किंग में भी वही सिस्टम है कि यार इसको 20-30 रुपये पकड़ा दो, ये पर्ची ले लो, या पर्ची ना भी दे तो हम तो मांगते भी नहीं है पर्ची, तो वो जी पकड़ो पैसे और ये देखभाल भी कर लेगा बाइक की, गाड़ी की, और बजाय इसके क्या जैसे आपने बताया लिफ्टिंग चार्जेस 200 रुपये दो, गाड़ी के 600-800 रुपये तक मांग लेते हैं, तो वो आप देने से बेहतर होता है कि 20-30 रुपये 50 रुपये दे के जान छुड़ाएं। तो ये जो है वो ऐसा लग रहा है इम्यून हो गए हैं ये हम लोग सब उस सिस्टम के अंदर ना, आवाम भी और वो भी, कि अब क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। ऐसा ही हो गया, लोगों को आदत पड़ गई। आपको कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि आप मुझसे खड़े होकर कहीं गंदे से कपड़ों में खड़े हो जाए, आप मुझसे पैसे मांगने लग जाएं गाड़ी लगाने के, तो मैं आपको भी दे दूं कि हाँ भाई तुम ले लो पैसे, मैं चेक एंड बैलेंस नहीं करूंगी कि तुम हो कौन कौन नहीं हो। देखिए इसमें एक बात तो ये है कि जो ठेकेदार होता है उसके लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं, उनको कोई कैप या कोई जैकेट इस टाइप की पहना तो लेते हैं, फिर उनके हाथ में पैसे और वो टिकट्स जो होते हैं वो देखकर भी बंदा इत्मीनान कर लेता है। लेकिन कराची की लाइफ इतनी बिजी है और लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ रोज़ाना मतलब ट्रैवल करते हैं लोग, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उसको चेक करें कि ये असली है या नकली। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि मोटरसाइकिल की जो फ़ीस है पार्किंग की वो 10 रुपये है और 30 रुपये देते हैं, 30 रुपये लेते हैं। अब ये अक्सर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आजमाबाद में भी अभी पिछले दिनों हमने देखा कि, और उसके अलावा कई ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह मौजूद हैं, शॉपिंग प्लाजाज मौजूद हैं, कि उनके बाहर लोग खड़े होते हैं, ना उनसे पर्ची उनके पास होती है, ना उनके पास कोई डाटा होता है कि भाई हम यहाँ की तरफ से, या कोई आपने कहा ना कैप और जैकेट ही पहन, कुछ नहीं है, बस पैसे लेके खड़े हैं, पार्किंग के पैसे दे दें। तो ये सिस्टम जो है ना वो मेरा सब बेहतर कैसे होगा? ये पार्किंग पे बात भी हो गई, अदालत ने भी हुक्म दे दिया कि शहर में पार्किंग फ़ी चार्ज नहीं होगी, चार्ज पार्किंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी नज़र से गुजरा होगा, फिर भी अन्यवा चल रहा है सब कुछ। देखिए जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं शहर में, किसी भी इलाके में हो, एक बहुत अच्छी और मज़ेदार आपको बात बताऊं, इनके बाहर जितनी भी पार्किंग है वो इलीगल है, ठीक है, क्योंकि जब भी या तो शादी हॉल हो या डिपार्टमेंटल स्टोर हो,
तो जब वो बनाया जाता है तो उसके बायलॉज में ये चीज़ शामिल है कि आप पार्किंग मुहैया करेंगे, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन नहीं, अब उसका नेबल बदल ये है कि उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के जो एडमिन वाले होते हैं, ये अपने तौर पर डील करके गैर कानूनी तौर पर बिल्कुल बाहर बंदा रखते हैं और वो उस गैर कानूनी पार्किंग से फ़ीस वसूल करता है, जिसमें से वो भी हिस्सा लेता है, ख़ुद भी रखता है। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है कि फिर वो ट्रैफिक पुलिस को और इलाका पुलिस को भी देता है कि सबको जा रहा है ना, तो फिर वो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आवाम को प्रॉब्लम है, आवाम भी कहते हैं 20 रुपए दो, 200 रुपए 300 रुपए देने से बेहतर है कि आप जी जान छुड़ा लें। यही आसानी है उनको। सिविल हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, तो एक और ख़बर हमारी आज ये भी थी कि एक तो डेंगू के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, दूसरी तरफ ये कि एक तो शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं है और हम ये देखते हैं कि जब भी कोई वेव आती है तो हम उस पर प्रॉपर मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अगर हो भी जाए तो महंगी इतनी हो गई हैं अद्वियात, जिन अस्पताल में लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सब मसला ये है कि दवाएँ अवेलेबल नहीं हैं और जो हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गरीब हर तरह से पिस रहा है अभी, आप देखें सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, डेंगू हर साल में तकरीबन 1 से 2 मरतबा ऐसा होता है कि शहर में इसकी वेव आती है और उसके ज़ाहिर सी बात है मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा होता है। अब अगर यही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अब डेंगू के पेशेंट को ले जाएं तो वो 2 दिन में 1 लाख रुपए का बिल थमा देते हैं। अब गरीब आदमी तो जाएगा जिना हॉस्पिटल, अब्बासी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल। अब अगर वो जिना हॉस्पिटल जाता है और उसको वहाँ दवाई नहीं मिलती और दवाई उसने बाहर से ही ख़रीदनी है, तो फिर उसका बेचारे का कोई परेशानी हाल ही नहीं है, वो कहाँ जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। तो वो जब भी सरकारी अस्पताल में आया, जिना हॉस्पिटल कुछ अरसे पहले तक तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, दवाएं भी मैसर थी वहाँ पर, लेकिन अब ये फिर वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई है कि दवाएं प्रॉब्लम तब से हुई है जब से दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं ना, तब से दवाएं शॉर्ट हैं। देखिए, महंगाई ने तो हर चीज़ पर असर डाला है, ज़ाहिर सी बात है। जब डॉलर महंगा हुआ तो उसके बाद हर चीज़ महंगी हुई और दवाओं को भी बड़ा असर पड़ा और जान बचाने वाली अद्वियात पे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्योंकि अब देखिए, एक शख्स बीमार है, मेरा कोई अजीज़, मेरा कोई रिश्तेदार अगर बीमार है या मैं खुद बीमार हूँ तो मुझे दवा की ज़रूरत तो है, कुछ भी हो जाए मुझे लेनी है। अब मैं भले कर्ज़ लूँ, सही बात है, कैसे अरेंज करूँ, किसी से मांगूँ, कुछ भी करूँ, मुझे तो चाहिए कि भाई ज़ाहिर सी बात है सेहतियाब होना है। तो हुकूमत को तो ये कम से कम चाहिए कि अद्वियात की फराहमी जो है उसको तो यकीनी बनाएं। और ये जो केसेस अभी डेंगू के बहुत ज़्यादा हुए में, तो इसके लिए स्प्रे मुहिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि शहर की गलियों में किया जाना चाहिए और जो कि प्रॉपर होना भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है क्योंकि सफाई सुथराई आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। कुछ इलाकों में तो ये सूरत हाल है कि हफ्तों कचरा पड़ा रहता है सड़कों पर और ढेर लगे रहते हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं होता। अब जिम्मेदारी किसकी है? मेयर कराची की, और वो एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने ये ठेका लिया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर में अभी भी जो कचरा उठा रहे हैं वो भी गैर कानूनी तौर पर अफ़गान बाशिंदे उठा रहे हैं। उन्होंने कचरा कुंडियाँ ठेके पर ली हुई हैं, वहाँ पर जो है उन्हीं का कचरा डंप होता है और वहाँ से वो आगे अभी आप अफ़गान जो बाशिंदे उनको निकालने की बात तो कर रहे हैं, फिर ये कचरा कहाँ जाएगा सारा? अफ़गान बाशिंदे देखें काफ़ी हद तक इन्होंने निकाले तो हैं, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पे जो मैंने देखा है तो मुझे तो अफ़गानी इस वक्त शहर में हर जगह अपने जो काम करते थे ना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो नज़र आते हैं हमें। आपके फूड बिजनेसेस में आप देखें कि वो सराब गोड पे जो पूरी पट्टी है, बेल्ट है, फूड स्ट्रीट टाइप जो पूरी बन गई है, उसमें आपको देखें जितने रोटी चपाती वाले हैं, आपको जो हैंडी चपाती फटाफट आप जाएं और बाज़ार से लेकर आ जाएं, वो उनके हवाले। तो मतलब आप देखें ना कि किस हद तक वो हमारे सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो वुड इट दैट बी सो ईजी कि आप उनको इतने आराम से जो है निकाल दें, और अगर उनको निकालते हैं वाकई तो ये जो गैप क्रिएट होगा अब ये कौन फिल करे? देखिए, जाहिर सी बात है इसको फिल तो हमें ही करना चाहिए क्योंकि हमारा तो मुल्क है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम लोग जो है ना थोड़ा मेहनत से और मेहनत वाले जो काम हैं उनसे हम ज़रा सा दूर भागते हैं। ख़ासतौर पे ये जो रोटियों की भट्टी वगैरह है, इस टाइप के काम इन्हीं लोगों के पास थे, मज़दूरी के काम इन लोगों के पास थे, कचरा उठाने के काम इन लोगों के पास थे। अब वो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी तादाद इनकी यहाँ से मूव कर गई है, तो मसाइल का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात यही कहूँगा कि सारी जिम्मेदारी जो है वो मेयर कराची पे और इंतज़ामिया पे आयद होती है कि वो अपने सिस्टम को ख़ुद क्यों नहीं चला पाते कि दूसरों पर तवक्कल करना पड़ता है उनको। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब मसला ये है ना कि सिस्टम को हमारे रेगुलेट करने के लिए जो इदारे हैं
कहा कि केएमसी को हम देख रहे हैं, चाहे पार्किंग का इशू हो, चाहे ये अद्वियात का इशू हो, जन अस्पताल के इंतजामात का इशू हो, फिर हमने कचरे का जिक्र किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, शुरू में हमने पुलिस की बात की। तो तमाम ये जो आप तवातुर से जितनी स्टोरीज हैं सब लिंक्ड हैं कि जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, इदारे अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आवाम और मुल्क के हालात में बेहतरी नहीं आ सकती और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इसको बेहतर करना है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे पहले डिपार्टमेंट्स में बेहतरी लाना होगी ताकि आवाम तक इसका फ़ायदा जो है वो मुंतकिल हो सके। बहुत शुक्रिया मिराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात होगी और हमारा जो सेगमेंट है स्पेशल उस पर भी बात होगी कि जो शादी है वो आप कौन सी फ़ायदेमंद होती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इस पर भी बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और हम देख रहे हैं कि कराची में एक और एक्टिविटी का आगाज़ होने जा रहा है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है, कल से होगा और ये 16वीं आलमी उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस है जो कि होने जा रही है। तो इसके बारे से बात करेंगे, हमारे साथ सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप और तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? कल से आगाज़ होने जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त अब तक गई हैं जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस, और उर्दू को बड़ा फ़रोग मिला है इन कॉन्फ्रेंसेज से, तो कैसी तैयारी है अब शाह साहब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये उर्दू कॉन्फ्रेंस आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बनी है, इसमें हमारी टीम की और हमारे लोगों की मेहनत के अलावा आप जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने हमारी कौमी ज़बान और उसके अदब की तशहीर की और सारी दुनिया तक पहुँचाया। तैयारियाँ हमारी ज़ोर व शोर से जारी हैं। ये चूँकि एक लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट होता है कि 200-300 लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर से और अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक और मिडल ईस्ट और जापान, ईरान और तुर्की से भी ट्रैवल करते हैं। ज़बरदस्त। और ये उर्दू के नाम पे सबसे बड़ा इज्तिमा 16 बरस पहले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने ही शुरू किया था। मैं ही इसका बानी हूँ। और शुरू में लोगों का ख्याल था कि ये कैसे मुमकिन है कि उर्दू के नाम पर इतना बड़ा इज्तिमा हो सके, लेकिन 16 साल में इसने एक ऐसा सिक्का जमा दिया है कि अब पूरी दुनिया इसका इंतज़ार करती है साल भर, और लोग अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं, हमारे लिटरेचर के दोस्त, और वो अपनी सालाना छुट्टियां उन दिनों में लेते हैं कि अपनी फैमिली से या जानने वालों से मुलाकात भी हो जाएगी और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही इसी हमारे पास पिछले 2-3 दिन से मेहमानों की आमद शुरू हो गई है और हमारे पास अमेरिका से आरिफ इमाम, बासित जलीली, सईद नकवी साहब, वकील अंसारी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, कुछ और आज आ रहे हैं। इसी तरह आरिफ यहाँ से इफ्तिखार आरिफ साहब आ गए हैं, किशवन नाइद और अब्बास ताबिश और बाकी नजीबा आरिफ, और सारा पाकिस्तान, इस्लामाबाद से, लाहौर से और पेशावर से और कोयटा से और गवादर से और मुल्तान से और मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि उर्दू कॉन्फ्रेंस में अब पाकिस्तान की सारी बड़ी ज़बानें भी हमने शामिल कर ली। अच्छा, इंडिया से भी कुछ लोग शिरकत कर रहे हैं इस शाह साहब? कॉन्फ्रेंस का थीम जरा सा जी आप फरमाइए। जी बताइए, बताइए, थीम भी बताइएगा। और इंडिया से भी कुछ लोग शिरकत कर रहे हैं, ऑनलाइन होंगे या आएंगे, क्या होगा? ये सारे के सारे लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन पे, ह्यूमन टच पे, और जो आम लोग हैं, हमारे शहरी हैं, हमारी हज़ारों की तादाद में नौजवान आते हैं, वो अपने बड़े हीरो से मिलें, अदीबों से मिलें। सिवाय चंद लोग हिंदुस्तान से बावजूद ऑनलाइन शिरकत करेंगे, वो भी 40 फीट की स्क्रीन पे होंगे। मसलन गुलजार साहब हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर हैं और उन्होंने फिल्में लिखी हैं, डायरेक्ट की हैं, उनके हज़ारों गीत और गाने हैं, दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। गुलजार साहब का इंटरव्यू हमारे सबसे बड़े शोमैन अनवर मकसूद साहब कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया में, जावेद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जुबैदा, थिएटर, फिल्में, बहुत खाके लिखे हैं। उनके खाकों की किताब उजाले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने छापी है हमने, और अब ये बाद में हिंदुस्तान में छपेगी। तो इस पर भी ऑनलाइन वहाँ से गुलजार साहब और यहाँ ज़ारा निगाह
और जावेद सिद्दीकी साहब जबरदस्त। गुफ्तगू करेंगे। जी एक हमारा दोस्त है वो रंजीत सिंह चौहान, वो किसी ना किसी तरह से पहुंच रहा है और वो चूँकि करतारपुर भी चला जाएगा और कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हो जाएगा। बहुत खूबसूरत शायर है और ब्रिज है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अदीबों के दरमियान। फिर जापान के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने उर्दू में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जापान में शोबे बनाए हैं और उनका बहुत काम है मंटो पर और गालिब पर और अहमद नदीम कासमी पर। वो हैं हिरोजी कताओका, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ भी एक सेशन है। फिर ईरान से हमारे पास तशरीफ़ ला चुकी हैं डेलीगेट। टर्की से हमारे पास हलील तौकार साहब आ रहे हैं जिनका बहुत बड़ा काम है उर्दू की तरबियत। यानी दुनिया भर से तकरीबन अब लोग आ रहे हैं। शाह साहब आप कुछ थीम का बता रहे थे कि इस साल थीम क्या रखी गई है इस कॉन्फ्रेंस की? देखिए थीम ये रखी गई है कि उन सबको याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज लिटरेचर बाकी है। उर्दू के सारे बड़े नावल निगार, चाहे वो कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, इंतज़ार हुसैन हैं, बानो कुदसिया हैं, उनके बारे में गुफ्तगू होगी। इसी तरह अफसाने के बड़े लोग, चाहे वो राजेंद्र सिंह बेदी है, सादत हसन मंटो है, रामलाल है, जोगिंदर पाल है, अहमद नदीम कासमी हैं, वो सारे लोग जिनकी वजह से आज लिटरेचर ज़िंदा है। इसी तरह से हमारे नज़्म के बड़े लोग, चाहे अख्तरुल ईमान हैं, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हैं, चाहे मजीद अमजद हैं, चाहे फहमीदा रियाज हैं, वो सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए उनकी वजह से ये लिटरेचर कायम है। इसी तरह सराइकी के जितने बड़े अदीब थे, बलोची के जो बड़े अदीब थे, पश्तो के जो बड़े अदीब थे, पंजाबी के जो बड़े अदीब थे, वो सब का काम, उनका रोल हमारे सोसाइटी में जिनकी वजह से आज लिटरेचर बाकी है और आगे बढ़ रहा है। फिर बहुत ज़्यादा बीमार हैं तारड़ साहब, लेकिन अपने एक बेगम और एक डॉक्टर के साथ ख़ास तौर पे लाहौर से आ रहे हैं, उनकी मोहब्बत है। फिर एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी हैं और लिखारी भी हैं सईद नकवी साहब, उन्होंने एक ड्रामा लिखा अंग्रेज़ी में, मुसलमान लापता हो गए। ये मोदी के हिंदुस्तान के बैकड्रॉप में लिखा गया है, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल उनके साथ हो रही है। और वो ड्रामा बहुत ही कमाल है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक सुबह अचानक पूरे हिंदुस्तान से 25-30 करोड़ मुसलमान नहीं रहे, तो उससे क्या समाजी, अखलाकी और कानूनी मसाइल पैदा हो गए हैं। ताजमहल गायब हो गया है और जो मुसलमानों की बनाई हुई इमारतें हैं, जो उनका कोर्ट का है, और फिर बाद में एक अदालत लगती है हजरत मोहानी मोहम्मद अली जो वो लॉन्च कर रहे हैं। उसमें सोहेल वड़ाइच साहब बात कर रहे हैं, सईद नकवी दिल्ली से बात कर रहे हैं, मदर अब्बास साहब हैं। फिर हमारा जो एक मीडिया का सेशन होता था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कि फ़लस्तीन के जो ब्रूटल गज़ा की किलिंग है उसमें आलमी मीडिया का किरदार क्या है। उसमें सोहेल वड़ाइच साहब, वसतुल्लाह खान साहब, सलीम साफ़ी साहब, अज़हर अब्बास साहब, अफसा कोमल, शाहजेब जिलानी और ये सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तो बड़ा उसके अलावा जोश साहब की एक पहली इंटरनेशनल जोश साहब पर एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और कनाडा में, वो लॉन्च हो रही है। और जोश साहब की सारा कलाम जो गैर मतबूआ भी था, उनकी कुलियात है महमल जरस, वो भी पहली बार आर्ट्स काउंसिल में लॉन्च हो रही है। मीर तकी मीर जो इमाम है उर्दू शायरी के, उनकी 3 सदियाँ हो रही हैं, तो उनकी 3 सदियों पर एक हो रहा है। फिर हमारा याद रफ्तगां का एक सेशन है जिसमें इस साल जो बड़े लोग चले गए, शुएब हाशमी साहब, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इन सारे लोगों पर एक सेशन है। फिर आज का नौजवान क्या सोचता है, वे फॉरवर्ड क्या है, उस पर बिल्कुल यूनिवर्सिटियों के नौजवान गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद ख़वातीन और उनको जो चैलेंजेस पाकिस्तानी समाज में दरपेश हैं, चाहे उसमें वर्किंग वुमेन हो, चाहे उसमें घरेलू ख़वातीन हो, घरों में काम करने वाली मासियाँ हों, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, उसके ऊपर सेशन रखा है।
अच्छा, फिर मैं शाह बच्चों साहब के इसी अदब तरफ के आना, मशाइर जी पे जी भी जी, बच्चों सेशन का भी रखा है। बताएं, फिर मैं इस तरफ भी आना चाहूँगी कि ये जो नौजवान नस्ल को कनेक्ट करने का मामला है, हम उर्दू अपनी ज़बान से बात करें या इस आलमी उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस में अगर बात करें, तो पिछले में भी ये मैंने देखा था कि बड़ी तादाद में जो है ना वो यंगस्टर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्हमाक से हिस्सा ले रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना खुश थे और पुरजोश नज़र आए इस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो कैसा फीडबैक होता है नौजवानों की तरफ से भी, क्योंकि चलें जो लोग शौक़ व शगफ़ रखते हैं या उर्दू से प्यार करते हैं वो तो आ जाते हैं, हम नई नस्ल में इसकी मोहब्बत को उजागर करना, इसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका फीडबैक कैसा होता है? और आप कुछ बच्चों के हवाले से भी बता रहे थे, बताइएगा शाह साहब। जी, बहुत ज़बरदस्त बात आपने पूछी। अगर आपने फॉलो किया हो मेरे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो मैंने लाहौर में किया, 95% नौजवान थे, माल रोड बंद थी, इतने अलमरा में लोग थे। मैंने कश्मीर में जाके किया, अभी मैंने सक्खर में किया, 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान उसमें आए और वो लिटरेचर फेस्टिवल था। उसमें शायरी, अदब, मौसीकी, मुसव्वरी, तो खैरपुर यूनिवर्सिटी, सक्खर की सारी यूनिवर्सिटियाँ, लाड़काना की यूनिवर्सिटियाँ, शिकारपुर की यूनिवर्सिटियाँ, 95% से ज़्यादा नौजवान थे। 20,000 लड़के लड़कियां मुशायरे में थे। तमाम सेशंस में क्रिटिकल मौजूआत पे सुन रहे थे, सवाल कर रहे थे। नौजवान बहुत ज़्यादा हसास भी हैं और फ़िक्रमंद भी हैं और जुड़े हुए भी हैं और आगे भी देख रहे हैं। बस हमारे अदीब को, हमारे मुंतज़िम को ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसकी पैकेजिंग आपको मुख्तलिफ करनी पड़ेगी और उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसकी ज़बान जो है उसके अंदर भी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तो मेरा अब ज़िंदगी का मकसद ही नौजवानों को कनेक्ट करना है और मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। हमारे तमाम फेस्टिवल में ज़्यादा बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं, सीखते भी हैं, अपनी बातें भी करते हैं और कुछ नए आइडियाज़ भी दे के जाते हैं। तो वही हमारा फोकस भी है क्योंकि उन्होंने ही आगे बढ़ाना है इस सिलसिले को। अच्छा शाह साहब, इन 16 सालों में आपने कितनी तब्दीली या कितना चेंज देखा ड्यू टू आलमी कॉन्फ्रेंस के? जो नौजवान नस्ल के आप कह रहे हैं ना कि अब तो मोटिव ही यही है और इन्हीं को आगे बढ़ावा देना है, इन्हीं को जो है वो उर्दू की तरफ लेकर आना है, उन्हीं के अंदर शौक़ और शगफ़ पैदा करना है। तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आया इस उर्दू कॉन्फ्रेंस की वजह से नौजवान नस्ल के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ? देखिए 16 साल की ये ऐसी जर्नी है 100 बरस के बराबर है। 16 बरस पहले जब पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पहली बार मुंतखब होके आया था, पूरे पाकिस्तान में अदब और सकाफत के नाम पर एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी सिवाय यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल डिपार्टमेंटल कॉन्फ्रेंस के अलावा। इस कॉन्फ्रेंस के 2 बरस बाद के कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया, फिर लाहौर में शुरू हो गया, फिर 10 बरस में से फैसलाबाद में शुरू हो गया, भावलपुर में हो गया, 5 साल से मुल्तान लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, 2-3 साल से पेशावर में हो रहा है। ये इसके फ्रूट्स हैं, स्नोबॉल इफेक्ट है। ये सारे लोग कराची आए, इन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे उन्होंने फॉलो भी किए, बहुत सारे खुद अपनी मर्जी से और बेहतर तरीके से बनाए। ये इस उर्दू कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में कल्चरल एक्टिविज्म की बुनियाद डाली और फिर सारी दुनिया में। अभी मैं 3 कॉन्फ्रेंसें अमेरिका में करके आया हूँ, वहाँ पे हमारी अदबी अंजुमन है, ह्यूस्टन में बासित जलीली की अंजुमन ने प्रोग्राम किया और शिकागो में अमीन हैदर साहब ने किया, भरे हुए हॉल, उर्दू अदब और शायरी और गज़लें। इसी तरह से एलए में पाकिस्तानी एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। तो बाहर के जो लोग हैं और यूरोप में एक पूरी उर्दू की अंजुमन बनी हुई है, हर मुल्क में वहाँ एसोसिएशंस हैं और वो सारे लोग ट्रेवल करके इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में वो इसको अपनी मदर कॉन्फ्रेंस या बॉडी समझते हैं और वो फिर हमारे नुमाइंदे हैं। हमने उनको खतूत दिए हुए हैं, वो उर्दू के फ़रोग के लिए पूरी दुनिया के, मसलन अकरम खानी में लंदन में हमारा नुमाइंदा है। तो यानी अभी कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में तो यकीनन जा चुकी है और इसके वाकई समरात नजर आ रहे हैं। शाह साहब, वेरी क्विकली इस पर भी बात कीजिएगा कि बच्चों के लिए आपने इसमें सेशंस रखे हैं, क्या है बच्चों के लिए इसमें अट्रैक्शन कॉन्फ्रेंस में? देखिए अभी हमने कोई 2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा
चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ ख़त्म किया है। अगर आपने कवर किया होगा, उसमें हज़ारों बच्चे, छोटे बच्चे, पेंट्स, स्टोरी टेलिंग, बच्चों की कोई 55 किताबें लॉन्च हुई हैं। इसमें भी हमने बच्चों के अदब उर्दू में जो है उस पर रखा है। लेकिन अब हमने एक स्पेशलाइज्ड काम शुरू कर दिया है। मसलन जैसे यूथ के लिए अलग हम हर साल एक फेस्टिवल करते हैं जो 1 महीने तक जारी रहता है। 50,000 से ज़्यादा लड़के लड़कियां उसमें शरीक होते हैं और ड्रामे से लेके एक्टिंग से लेके मुसव्वरी, फोटोग्राफी, 12 शोबों में उनकी तरबियत होती है। इसी तरह से वो अब चूँकि ज़्यादा हो गया है तो मुख्तलिफ शहरों में, इसी तरह से हमने लाड़काना आर्ट्स काउंसिल, सक्खर आर्ट्स काउंसिल, हैदराबाद, हमने वहाँ म्यूज़िक की क्लासेस शुरू कराई हैं। हमारे यहाँ से सैलरी जाती है, मुसव्वरी की क्लासेस हो रही हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसी तरह के एक MOUs हमारे पंजाब और KP और बलूचिस्तान के साथ तो अभी उनके सेक्रेटरी कल्चर आए थे। एक परमानेंट रिलेशन हम बना रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से हम वहाँ की सकाफ़त को और अपनी कौमी ज़बान की को प्रमोट करें। तो ये हमारी नेटवर्किंग पूरे मुल्क के साथ हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सकाफ़त के ज़रिए और लिटरेचर के ज़रिए ये कौम जो सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है और जो मायूस है उसको कम से कम किसी एक मरकज़ पे जमा किया जाए, जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन भी मजबूत हो और हमारी जो सकाफ़त है और हमारा जो मैसेज है एक बेहतर रोशन पाकिस्तान का दुनिया को ये चेहरा भी नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं शाह साहब, वो एक आपका सॉफ्टवेयर इमेज, जैसे आपने बताया कि दुनिया भर से लोग शिरकत कर रहे हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, नेपाल, इतने ईरान, कितने सारे ममालिक से लोग आ रहे हैं। और जब वो यहाँ से जाएंगे एज एम्बेसडर तो पाकिस्तान का एक मस्बत, एक अच्छा खूबसूरत चेहरा लेकर अपने मुल्क जाएंगे और वहाँ जाके इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा है, ना सिर्फ ये कि एक शहर में एक्टिविटी होती है, शहर के लोगों के लिए होती है, बल्कि दुनिया भर में आप एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करते हैं। और जो इस वक्त मायूसी की लहर है लोगों के अंदर, या जो हम देख रहे होते हैं कि इस कदर जहनी दबाव का, परेशानियों का लोग शिकार होते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आपको एक डाइवर्जन मिल जाती है, आपको एक अपना मतबादल मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने जहन को सुकून देने के लिए, अच्छा फील करने के लिए आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर, और 16 साल से पहले से आप इन चीज़ों में लगे हुए हैं और ये तो 16 साल के समरात हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं कराची के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, यूथ के लिए। ख़ासतौर पर आपने बच्चों का भी जिक्र किया, अच्छा लगा मुझे। तो शाह साहब इसका क्रेडिट आपको ज़रूर जाता है और विश यू गुड लक कि आप अच्छे से ये कॉन्फ्रेंस भी, जैसे हमेशा की तरह कॉन्फ्रेंसेस कामयाब होती हैं, ये कॉन्फ्रेंस भी कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया शाह साहब। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। टाइम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब, आज का हमारा जो डिस्कशन है उसका मौजू ये है कि जनाब ये जो शादियां हैं, जिसके लिए हम कहते हैं ना कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि जो करना चाहता है, जिसकी नहीं होती है उसको शादी करनी है, जिसकी हो जाती है वो कहता है कि जनाब शादी क्यों कर ली। तो ये जो शादी का मौजू है, ये ऐसा मौजू है कि जिस पर आप जितनी भी बहस कर लें, जब तक आप कर नहीं लेते तो आप एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि सबके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आज उन्हीं एक्सपीरियंसेस को शेयर करने या उनके बारे में बात करने के लिए हमने आज का ये मौजू रखा है कि इधर शादी लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, आप सबने देखा है। तो वेलकम करते हैं अदनान आपको शो में। साथ साथ मेरे साथ मिसेस करमानी भी मौजूद हैं, आप मैरिज ब्यूरो एक्सपर्ट हैं और साथ साथ जो है वो रिश्ते करवाने में और लोगों को मिलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो में, दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल ये कि शादी करनी चाहिए, बिल्कुल इस्लाम कहता है आप शादी करें, कब करनी चाहिए ये भी इस्लाम ने तो बताया, लेकिन हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं आजकल बहुत डिफरेंट हैं और जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी नज़र में क्या है शादी, कब होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, क्या आपके जो है इस पर से है? शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, होनी लाजमी चाहिए, सही, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ज़ाहिर अल्लाह ताला ने शुरू से एक कपल बनाया है, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनाया है, तो कुछ ना तो उसमें अट्रैक्शन होता है मर्द औरत में।
तो शादी मेरा क्या है लाजमी करनी चाहिए, ताकि एक औरत को भी पता चले कि फैमिली क्या होती है। जब वो बच्चे होते हैं, माँ बनती है, तो उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको किस तरह पाला है। ठीक है। दूसरा ये कि मुझे नहीं पता दान भाई का क्या व्यू है, लेकिन मेरा तो है कि लाजमी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अरेंज मैरिज में ये होता है कि पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि जी आपने कहा है किया है तो आप ही जिम्मेदार हैं। लव मैरिज में ये होता है कि बच्चे खुद जिम्मेदार होते हैं, जब करते हैं तो उनको खुद पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अरेंज मैरिज लंबा टाइम तक चलती तो लव मैरिज भी है, लेकिन मैंने आजकल देखा है कि जो लव मैरिज है वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चल पाती, क्योंकि वो उन्होंने जितनी बातें करनी होती है ना, वो शादी से पहले वो कर चुके होते हैं। और अरेंज मैरिज वाले वो समझते समझते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है उनको कि समझना क्या है। तो इस तरह वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। लव मैरिज वाले की भी मैं ये नहीं कहती कि बुरी बात है, करें, बट वो इतना समझ चुके होते हैं कि उनको बाद में समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि क्या समझें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि केस टू केस या पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। हम देखते हैं ना दान के, आप बात जैसे अभी आप बात कर रही हैं मिसेस करमानी के, आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों की लव मैरिजेस होती हैं, वो सारा साल चलती हैं। बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिजेस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वक्त ये जो रुझान है, अब वो बढ़ता हुआ सोशल मीडिया की वजह से आप समझते हैं कि मोहब्बत की शादियों का रुझान जिस तरीके से बढ़ा भी है, उस तरफ उतनी ही तेज़ी से ख़त्म होने की तरफ भी बढ़ा है। क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी लोग मिल भी जाते हैं और जो वो शादियाँ भी हो जाती हैं, दूर दराज से भी मिल जाते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं एंड देन फिनिश्ड। क्या है आपका? देखिए, बात दरअसल ये बड़ा अच्छा टॉपिक मिला है मैं आज के, जो शादियां हैं वो लव मैरिज जो है वो उधर लड़के ज़्यादातर कर रहे हैं आजकल ना, वो अपनी पसंद चाह रहे हैं कि भाई हम लड़की पसंद कर लें। और सोशल मीडिया के इसमें बड़ा करैक्टर आ गया है कि पहले तो देखा नहीं जाता था भाई खिड़की में कब आएंगी, कब गुजरेंगे, कब खत फेंकेंगे। तो ये तो आजकल तो इतना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि भाई उस दौर के अंदर भाई वो कजन्स भी आ रही हैं तो हमारी अम्मी घूर के देख रही हैं तो वहाँ से हट रहे हैं। अब तो कज़न के साथ वो पान खाने जा रहा होता है, कोई मसला ही नहीं उसके लिए। तो हमारे दौरों के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, तो हमें मजबूरन अरेंज करना पड़ी। लेकिन अब उनको ऑप्शन इतने मिले हुए कि भाई कोई मसला ही नहीं है, कोई भी शादी में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा समझा आता है कि भाई तस्वीर आप ले रही हैं सेल्फ। अब देखो शादी के अंदर जिसकी शादी है उसकी शादी पे तवज्जो नहीं होती, ना दुआएं दे रहे होते हैं, सब कोने में घुस के अपनी सेल्फियां ले रहे होते हैं। दुल्हन दूल्हा की तो तस्वीर ही नहीं होती मोबाइल में, उनको पता ही नहीं होता कि शादी किसकी है, किसकी शादी में हम आए हुए हैं, क्या है खाने में। लड़कियां उधर गमले के पास खड़ी हैं, जहाँ उन्होंने हरियाली देखी वहाँ सेल्फियां शुरू होंगी। उन्होंने कहा बस ये मुझे भेजनी है और मुझे अट्रैक्शन, और मुंह धो तो अंदर से कुछ और सामान निकल रहा है। फिल्टर इतने आ गए, ये फिल्टर ऐसा है कि मेकअप करके भी फिल्टर लगाना है आजकल। तो पता है इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि जब मसला है। तस्वीरें मतलब अट्रैक्शन इतना आता है, फिल्टर लगा लेते हैं, सब कहते हैं बहुत हसीन लड़की है तो स्किन भी इतनी अच्छी लग रही है, जाके देखें तो अब अपना मुंह पीट लेंगे। पहले तो उधर घूमता उठाएंगे तो जो निकला भाई अच्छा है बुरा है वो तुम्हारा है। अब तो एवरीथिंग इज ओवर। करेंगे हमारे जो दौर में हमने अपनी वालिदा को देखा तो वो पानी भी पीती थी ना तो कटोरे पे मूछें उनकी जो होती थी वो ये पॉलर नहीं थे, इतनी जिद्दत नहीं थी कि हमारी अम्मा कोई खूबसूरत हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे अब्बा ने माशाल्लाह से उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। अब आज के लड़के को आप करवा सकते हैं गुजारा, जो 2 दिन मूछें आ जाए तो मियाँ साहब खड़े होते हैं कि जाके अपनी मूछें तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ड्रामे और सोशल मीडिया इतना चला आगे कि वो उसके अंदर ढूंढता है ना, वो एक्टर ढूंढ रहा होता है, वो उसके अंदर वो चीज़ ढूंढ रही होती है और दिमाग नहीं मिलते, सोचते कुछ है निकलता कुछ है। पहले सादगी थी, पहले भाई आगे उनका ये होता था कि भाई हमें घर बसाना है और जैसा तैसा है भाई यही है। अब ये होता है कि ऑप्शन, उसको इतनी तालीम, इतने ऑप्शन दिए हुए होते हैं उस लड़की को कि उसका दिमाग नहीं मिलता। सीधी बात है, क्योंकि उसके पास हथियार बहुत होते हैं। वो कहती है मैं बोझ नहीं बन सकती, आपकी समझ में नहीं आता, मैं अपना खुद उठा लूँगी खर्चा। पहले अगर हमारी अम्मी नाराज़ होकर भी आती तो हमारी नानी बोलती थी वापस जाओ, तुम्हारा असल घर वो है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या करेगी, क्योंकि इतनी तालीम होती नहीं थी। अब तो इतनी हाई एजुकेशन है कि वो बोलती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें देना तो मुझे दो, फारिग करो। तालीम इसलिए नहीं है कि जी वो जी उसने घर तोड़ना है, तालीम तो इसलिए दिलाई गई थी कि भाई अवेयरनेस अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी तरबियत कर सकें ना। लेकिन यहाँ तो तालीम का मतलब ही उल्टा हो गया ना, कि अब तालीम का ये होता है कि अब डिवोर्स देखें कितनी ज़्यादा बढ़ गया है ना। वो सोचती हैं कि जी मैं क्यों इस पे मुझ पे डिपेंड करना है, मैंने अगर ये छोड़ दिया मुझे और मिल जाएगा और मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ। मसला ये कॉमन भी बहुत कर देना, तलाक हो गई इससे हो गया, पहले जी तलाक हो गई, तलाक हो जाता था, अभी तो तलाक हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, व्हाट्स नेक्स्ट। अब तो ये एटीट्यूड है सोसाइटी के अंदर हमारे। तो यही चीज़ ये इन्होंने सही कहा कि तालीम का मतलब गलत ले लिया। पहले जाहिल कपल होते थे, लेकिन 50-50 साल अपना घर भी बनाया, हज भी करा, उम्रे भी करे, बच्चों की शादियाँ भी की, हालांकि दोनों के पास इतनी हाई एजुकेशन नहीं होती थी।
अब इतने पढ़े लिखे होने के बाद नहीं घर बना पा रहे, तो फिर इस तालीम का क्या फ़ायदा कि तुम अपना घर ही नहीं बसा सके। नहीं, बाज़ लोग इतने पढ़े मैं देखा है जो हम जानते हैं, करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं सोचती हूँ इसमें तालीम ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की भी बहुत वो है जो बच्चियों को नहीं समझा पाते कि अगर तालीम भी दिला रहे हैं, तालीम का मतलब ये थोड़ी कि आप आज़ाद हो जाओगे, अपने फ़ैसले खुद करोगे। बड़े हैं, करें फ़ैसले अपने, मतलब ये ज़ाहिर है अपनी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है, बट ये भी ज़रूरी है कि जो हम पेरेंट्स हैं, जैसे मैं भी दादी हूँ, मतलब मेरी भी बहू है माशाल्लाह डॉक्टर है, लेकिन साथ रहती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, पढ़ भी रही है, लेकिन दोनों को मिलके करना चाहिए, चाहे सास हो या बहू हो। तालीम बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के, जैसे अब महंगाई का ज़माना है बहुत कल, अब दोनों काम नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जी अगर थोड़ा से भी मियाँ में कोई कमी है या वो कम कमा रहा है, आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि जी ये तो मेरा गुजारा नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती, तुम पे क्यों खर्च करूँ। आजकल लड़कियों पे ये भी हो गया है कि अगर वो कमाती हैं तो वो उस घर पे नहीं लगा रही होती, वो सिर्फ अपने लिए कमा रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ हम बात ही करते हैं ना कि देखें लड़के और लड़कियां जब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो जी वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इग्नोरेबल भी होती हैं, लेकिन जब हम एक अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो जनाब पूरा देख परख के कि लड़का क्या कमाता है, खूबसूरत है, या लड़की जो है वो खूबसूरत है, खाना पकाना जानती है, मतलब हम चाहते हैं कि परफेक्ट डॉल घर में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो शादियाँ ऐसे नहीं चल पा रही होती हैं। तो क्या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे आप वो अरेंज मैरिज के लिए रखें या आप लव मैरिज के लिए रखें? आपको कुछ लगता है कि देखिए बात दरअसल ये है कि लव मैरिज में जो क्राइटेरिया है भी, लव मैरिज में लड़का जो है वो इतना दीवाना हुआ होता है, वो ऐसे वादे और कस्में कर लेता है शादी से पहले ही जो वो पूरे नहीं कर सकता। जब उस पर महंगाई के चमाटे पड़ते हैं ना, तो उसके बाद फिर उसका घर लुढ़कता पुढ़कता नज़र आ रहा था, क्योंकि फिर वो लड़ती है कि आप तो पहले अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ के मुझे घुस गए थे लेने के लिए कि भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, अब तो मुझसे जान छुड़ा रहे हैं आप। तो ये जो लव होता है ना, इसमें झूठे वादे कस्में जो नौजवान जल्दबाजी में कर लेता है फिर वो पूरे नहीं कर पाता। अरेंज में ये होता है कि लड़का ये कहे कि घर से बाहर चला जाता है, अम्मी तुम लाई थी, इसका दिमाग शार्ट हुआ हुआ है, तुम संभालो, तो अम्मा फिर उसको ठंडा कर रही होती हैं। लव मैरिज में ये होता है अम्मा कमरे में घुसती है, बोलती है तू लाया था, तू संभाल, तो ये सब एक दूसरे पे टोपियां रख रहे होते हैं कि भाई तुम लाए थे, तुम देखो। हालांकि होती सबकी रजामंदी, लेकिन लड़का जो है वो जो होशियार होता है वो ये चाहता है कि भाई अरेंज हो जाए तो जान छूटेगी, मैं कहीं भी जाऊं मेरी माँ देखे, मेरा बाप देखे। बहुत कम है से अदनान, आप ये जो बात करें लड़के जो कहते हैं अम्मा आप ले आए, वरना हर बंदे का एक लिस्ट ऑफ जो है वो गर्लफ्रेंड्स है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कर दो। एक तो ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है लड़कों को कि आपके पास मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स आपने रखी हुई हैं, या आप जो है ना कह लें कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इससे मोहब्बत में भी आपने तो ऑप्शन निकाले हुए, इससे भी मोहब्बत है, इससे भी मोहब्बत है, इससे भी मोहब्बत है। तो ये कैसी मोहब्बत है? पहले तो एक से हो जाए तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। और अब तो आप देखिए मोहब्बत की शादी की है, फिर दोबारा किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर उससे शादी कर लेते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, तो एक वक्त में तीन लोगों से भी मोहब्बत हो रही है, यहाँ तो मसला ही असल में बात दरअसल ये आपने ये जवाब ही कोई नहीं कि मैं बोल मोहब्बत मर्द जो है ये मर्द की फितरत है, इसमें कोई बात नहीं, कोई बुरे मानने की बात नहीं। मर्द की फितरत है कि ज़बान औरत की चलती है, मर्द की आंखें चलती हैं, तो ये तो फैक्ट है, ये तो फितरत ने बनाया है इसको कि ये जो है कभी भी कुछ ऐसा होता है तो हमारी जो बीवी होती है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे वो नज़र फोकस करती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसकी कोशिश होती है यहाँ से जाएं कि मैं बैठी हुई हूँ या मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आप किसी ख़वातीन से। और ख़वातीन की फितरत है कि जब भी वो शॉपिंग करने जाती हैं ना, तो किसी और के हाथ में जो सूट होता है तो वो पूरी दुकान का 50 लाख का माल छोड़ के उसके हाथ में देखती हैं ये है आपके पास, वो कहता है बाजी एक ही पीस है, तो वो कहती हैं आप ले रही हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसके हाथ से ले लूं या इसने जो उठाया बस यही बहुत अच्छा उठा लिया, बाकी कुछ भी नहीं है दुकान में। तो ये फितरत ही हमारे कि जब वो दूसरे के हाथ में देखती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मैं इससे लूँ, क्योंकि घर के अंदर जो भी मामलात होते हैं, जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसके अंदर बड़े खटपट होती है, और लोग जो है ना किराए पे जा रहे हैं, वो मैंने जैसे वीडियो मेरी वायरल हुई कि हर चीज़ अम्मी के घर के पास, औरत की कोशिश होती है कि मैं उसको सेपरेट ले जाऊँ, 2 कमरों के मकान में लेके रह लूँ, यहाँ से निकालूँ, तो वो उसको वहाँ से निकालने की कोशिशें कर रही होती है, उल्टी कहानी चल रही होती है, वो डिप्रेशन में आता है मैं क्या करूँ। तो ये सारे मर्द के ऊपर प्रेशर होते हैं। शादी अरेंज और लव ये दोनों बहुत अलग अलग ख़तरनाक रास्ते हैं, लेकिन करनी दोनों को है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो है ना शादी कर भी रहे तो ये जो लव का चक्कर है या जो आपके अरेंज मैरिज है, ये जो मामलात हैं जो भी आप कह लें ना कि आप बराबर हो जाती है हर चीज़ 4-5 साल बाद, 3 साल बाद, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं
तो कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतना फैंटेसाइज कर दिया है शादी को, इतना ग्लैमराइज कर दिया है जी, वो एंट्रियाँ होंगी तो फलाने जोड़े ये वो, तो मतलब दुल्हन अब पहले भी लड़कियों का ख्वाब होता था, बचपन से बताया जाता था उसे दुल्हन बनना जी था, लेकिन अब तो ऐसा कर दिया गया है, तो ऐसा जोड़ा तो ऐसा ये तो ऐसा होगा। ड्रामों में हम जिस तरह से दिखा रहे हैं कि वो एक रोमांटिक कपल्स है जी, तो वो आइडियल सिचुएशन में हर वक्त ऐसा रोमांस नहीं हो रहा होता, हर वक्त ऐसी चीज़ें नहीं हो रही होती कि आपको लगे कि जी शादी कर लेंगे तो जी सब अच्छा अच्छा जी चोंचले होते रहेंगे। जब आप रियल लाइफ में आते हैं आपको चैलेंजेस का सामना हो रहा होता है, जैसे नाना भी बात कह रहे हैं ना कि आपको एक्सपेंस भी देखना है, आपको घर भी देखना है, आपने माँ को भी देखना है, आपने रिश्तेदार खानदान अहबाब दुनिया प्रोफेशन सबको देखना है। खाली एक बीवी नहीं है, अभी जब तक आप मोहब्बत कर रहे हैं मोबाइल पे व्हाट्सएप पे, तब तक तो खाली आप जी बीवी उसी लड़की से आप कर रहे हैं। तो जब ये अमली मैदान में आप कदम रखते हैं तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज मुझे ऐसा लगता है बराबर हो जाती है, और वो जो फैंटेसाइज वर्ल्ड से हम निकल के एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो वो हमें ट्रॉमेटाइज कर देती है। क्या ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। और दूसरा आप ये कहते हैं कि मर्दों को बार बार, जैसे मैंने भी कहा कि मर्दों को, जैसे अदनान भाई ने भी कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने कुदरत नेचुरल बनाया कि उसको कुदरती चीज़ें हैं कि मर्द के दिल में डाला हुआ है कि वो शादियां कर सकता है। औरत तो नहीं कर सकती, औरत तो किसी एक से अगर लव कर रही है तो सिर्फ उसी से करती है, किसी और को नहीं। लेकिन मर्द क्या है, एक टाइम में 4 लोगों से लव कर रहा होता है, क्योंकि उसको इजाज़त भी है शायद, और वो कर भी सकता है, खुद बनाया है अल्लाह ने उसको इस तरह। तो जो हम जो ख्यालों में रहते हैं ना कि अभी हमसे लव हुआ फिर उसके बाद कोई मर्द शादी नहीं करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो लव के बाद भी दोबारा शादी करता है। लेकिन आप जो कह रही हैं कि जो ये जो हम जैसे कि अभी कहा आपने कि अभी एक ड्रामा भी दिखा थे कि लड़की ने मतलब जॉगर पहने में, मतलब दुल्हन बनी हुई कि मुझे जॉगर पहनने, मुझे इसी तरह करना है, तो अभी एक शादी हो रही है, वो लड़की कह रही है मुझे जॉगर पहनने, ड्रामा में दिखाया था मुझे ऐसे करना है। तो जो लड़कियां हैं वो वाकई ये ख्याली दुनिया में हैं, फैंटेसाइज कर रही हैं उन चीज़ों को, और वो मीडिया से ज़्यादा, और हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि जो गरीब घर की भी बच्ची हैं ना, उनकी भी जो ख्वाहिशात हैं वो एक मतलब हाई लेवल पे जाती हैं, उनको हर चीज़ करनी है, चाहे वो एक ड्रेस भी लेना है ना, जैसे अगर कोई पहले कोई गरीब है वो लियाकताबाद में रहता है तो वहाँ से लेना, नहीं मुझे वहाँ से नहीं लेना है, अब मुझे जाना है मक्का से लेना है। अब ब्राइडल ड्रेसेस की जो कॉपीज ढूंढते हैं कि जनाब वो डिजाइनर ही होना चाहिए। बहरहाल ये फैंटेसाइज वर्ल्ड से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो क्या होता है, जो बीवी के पास से लहसुन अदरक की खुशबू आ रही होती है वो सब बराबर हो जाता है। ये बात आपने सही कही कि किचन में से आई गुजरी तो पता ये भी गलत है वैसे, पता है मिसाल दे रहा हूँ, खाना तो पकाती है ना, तो जब वो दाल फ्राई पे जब भक्का मारती है तो उनके पास से पता बेगम गुजरी। तो ये वाली चीज़ जो आप कह रही हैं लव और अरेंज। दूसरी बात आपने कहा कि शादी में खर्चे ज़्यादा हो गए। पहले तो ऐसी दुल्हनें होती थी कि इतनी सादा कि उनको सेरा बांध के गए तो टेबल से टकरा के गिर गई थी एक बार दुल्हन, उसको आगे का ही नहीं दिख रहा। अब ये कहती है जॉगर पहन रही हूँ, तो कुछ दिन बाद वो जीन्स का फरमाइश कर, तो पता नहीं चलेगा कि वो साइड क्रॉस बैग होगा और बैठ के निकाह हो रहा होगा, और सीधा गाड़ी में खुद ही बैठेंगी कि अम्मी आप यहाँ बैठे मैं खुद जा रही हूँ। तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि पहले पकड़ के ले जाते थे, कुरान पाक रखा हुआ है, वो रो रही हैं, गले मिल रहे हैं, सब रो रहे हैं। अब तो कहते हैं खबरदार अगर रोए 50,000 माँ कह रही होती है बेटा आपने रोना नहीं है, आपको नहीं, वो टिशू लेके वो नहीं टिशू लेके वो आँख के बिल्कुल इधर रखती है कि नीचे अगर आ गया तो बह जाएगा सब, क्योंकि खर्चा हुआ है पता नहीं कहाँ से नामी गिरामी, वो 50,000 रुपए की लाख रुपए का तो जी मेकअप हो टिशू ले गए। और पहले दुल्हन इतना रोती थी कि उसको माँ भी रो रही है और मामू भी रो रहे हैं, पूरा खानदान रो रहा है। अब तो कोई रो ही नहीं रहा, अब तो बस उनका खाने पे रोना होता है कि यार खाने में कुछ। वो लोग पिस रहे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो लोग बेचारे लड़के वाले भी पिस रहे हैं कि उनको कपड़े चाहिए। अक्सर लड़के वालों की तरफ से जाते हैं जी शादी का सूट जाना है, वलीमे का सूट जाना है। अब वो लाख रुपए की डिमांड की, उसकी जेब की हैसियत ही नहीं है, वो कमाता ही 50,000 या 40,000 रुपये, कहाँ से वो इतने अफोर्ड करेगा। सबसे ज़्यादा जो पिस रहे हैं ड्रोन आ गए। मैंने कहा कोई हमला हो गया, जंग हो रही है, ये कौन से ड्रोन चला दिए शादियों में यार। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना फैंटेसाइज कर दीजिए, एंट्री होगी, ड्रोन पता नहीं, चलेगा, वो गाड़ी में बर्फबारी भी होगी तो छतरी भी पकड़ लेंगे तो बारिश भी हो जाएगी, यानी सब कुछ उसी में हो जाएगा एक ही दिन में। बिल्कुल सादा देखिए, शादी और शादी तीन नुक्ते हैं, शादी को सादा कर रोक सकते हैं इन चीज़ों से, कैसे करेंगे बताएं आप? रोकना पड़ेगा, महंगाई रोकेंगे। देखिए बात वही है ना कि अब मैं हर वक्त कोई चीज़ें, सबसे बड़ी बात है अब आप देखें सोशल मीडिया, अदनान ज़्यादा इस पे कमेंट करेंगे, अब मैं हर वक्त जी शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट की एप्लीकेशन पे जी एक वीडियो चलाती हूँ और देखती हूँ, अब उस पर हर वक्त यही आ रहा है शादी की बातें, और उस पर जो ना वो आप यही सब दिखा रहे हैं, कपल्स जो है वो उस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। तो मुझे जो चीज़ देखने को मिल रही है, मैं समझ रही हूँ कि अगर ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो जी मेरी तो शादी अधूरी रह जाएगी। अब आप किसी फोटोग्राफर के बगैर शादी कर सकते हैं, आप किसी वीडियोग्राफर के बगैर
मेकअप के बगैर या हैवी जोड़े के बगैर आप किसी दुल्हन को ब्याह के तो दिखा दें, एंड बहुत रेशो कम है। तो मसला ये है कि हमने बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया। हालांकि अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो बहुत सादा और आसान है शादी, निकाह कितना आसान है, हमने उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जहेज का सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं, और है भी तो क्या था, तो हमने उसको इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि शादी करना ही एक मुश्किल काम हो गया, अरेंज हो चाहे लव हो। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप भी अगर कोई सवाल है आपका और पूछना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं हम हमारे साथ कॉल्स में शामिल होकर। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहें खुश आमदीद। तो बात हो रही जनाब शादी के हवाले से कि शादी कैसे की जाए। हम बात ये कर रहे थे वक्फे में भी कि जो हमारे यहाँ शादी करने का तरीक़ाकार है, या लड़का लड़की के मिलने का तरीक़ाकार है, या रिश्ते जोड़ने का तरीक़ाकार है, वो क्या होना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों में जैसे हमने कमर्शलाइज़ कर दिया ना चीज़ों को, ऐसे ही हमने रिश्तों को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ कर दिया। हर चीज़ के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट, या जो है ना वो कहते हैं ना बाहर से चमकती हुई चीज़ अंदर से सोना ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हमें चाहिए वही चमकती हुई चीज़। तो हम किस तरह से जो है ना वो रिश्तों को जोड़ते में किन चीज़ों पर अहमियत देनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, और आप लोग जब रिश्ते करने की बात करते हैं तो किन चीज़ों को पहले सामने रखते हैं? देखें, अभी जैसे आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ हम बेंगा मुसलमान, आजकल वो वाली बात ही नहीं है ना कि मुसलमानों की कोई बात हो कि अब पहले जब लड़का कोई आता है तो वो ये पहले ही होती है कि वो कमाता कितना है, उसकी इनकम कितनी, घर कहाँ है, घर कहाँ है, गाड़ी है, गाड़ी है, और कितने गज पे बना हुआ है, वो एरिया अच्छा है या नहीं है जहाँ हमारी गाड़ी जा सकती है। जहाँ उसके पास गाड़ी ना हो लेकिन फिर भी वो लड़की सोचेगी कि हमारी गाड़ी जा सकती है, लड़का सोचेगा। लेकिन जैसे अभी आपकी मुझे बड़ी बात अच्छी लगी कि शादी करते वक्त हमसे ये कभी नहीं पूछा था कि लड़का नमाज़ पढ़ता है या नहीं, मस्जिद जाता है या नहीं जाता, या फजर की नमाज़ उसने कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। हम लोग ये सवाल नहीं करते। सबसे हमारे पॉइंट ये होता है कि उसकी इनकम कितनी है, वो हमें वीकेंड पे बाहर खाना खिलाएगा, ठीक है, हर 15 दिन के बाद शॉपिंग कराना है उसने या नहीं कराना है, सिर्फ ये सोचते हैं। तो रिश्ते कैसे होंगे? जैसे अभी आपने कहा कि अब हम लोग सिर्फ सोशलाइज हो गए, कुछ भी नहीं है हमारे पास सिवाय के चीज़ें देखना कि इसके पास क्या है वो मुझे देगा। और आजकल इंटरेस्ट भी नहीं है किसी में। बताऊँ, लड़कियां भी पता है क्या करती हैं, वो देखती हैं कि इसके पास जब तक है तो वो रहती हैं, और अगर उसके पास ख़त्म हो गया तो वो सोचती है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दूसरा देख लेती हूँ। जबकि पहले कहते थे कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि आपने अच्छे बुरे में साथ देना, और अच्छे में तो हर कोई साथ दे देता है, बुरे में सिर्फ बीवी साथ खड़ी होती है, शौहर साथ खड़ा होता है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट था, अब तो जी आप बुरा वक्त आया ये जा वो जा, कम लोग है कि वो बहुत कम लोग रह गए। पैसा देखें, बात ये आ रही है कि बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन अब जो है ना उलट हो गया है। अब लड़का पूछ रहा होता है लड़की क्या करती है, वो कितना आप समझ गए। अब महफिल के अंदर जिस लड़की की 1.5 लाख तनख्वाह है ना, तो उस पर लट्टुओं की तरह घूम रहे होते हैं लड़के कि यार हमारी इनसे करा दो। फिर वो लड़की बोलती है नहीं ये समझ नहीं आया। अब उल्टा दौर आ गया है। पहले हम पूछते थे कि भाई लड़का क्या करता है, अब लड़के वाले पूछते हैं भाई आपकी ये लड़की को पैनल फ्री है, मेडिकल फ्री है, ये वो है, तो ये बहू आ जाएगी, कुछ हमें भी खाने को दे देगी और ख़ुद भी खा लेगी। तो ये इस टाइप का अब सिलसिला चल गया कि गाड़ी भी उसको मिल रही है, गाड़ी भी चलाना आ रही है। तो ये अब उल्टे सिलसिले हैं कि लड़के इतने माठे होते जा रहे हैं कि वो अब उन लड़कियों को सेट कर रहे हैं या उनसे प्यार मोहब्बत दे के अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है। लेकिन अब मोहब्बत यहाँ से हो रही है, लड़का यहाँ से नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मोहब्बत है ही नहीं, बस है व्हाट्सएप अटैचमेंट है, बस ये सिर्फ एक 4-5 मैसेज में मोहब्बत हो जाती है, वो 2-4 इमोजी का मोहब्बत हो गई। मुझे तो आज ना गली के चक्कर लगाए तुमने, ना तुमने कोई उसमें खत फेंके। हमारे दौर में तो 6-6 महीने हो जाते थे कि पापड़ ही नहीं वेले, हाथ पैरों में पसीना आ गया कि बात करते हुए डर रहे हैं। अब तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, इनका ठक करके वही दूसरे दिन बैठ के खाना खा रहे हैं। बेचारे भी करे क्या, देखें ना, लड़कियों को माशाल्लाह अच्छी आती है, लड़कों को अच्छी जॉबें नहीं मिलती हैं, लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत भी करती हैं, लड़के होते हैं ज़रा कम मेहनत करते हैं। लड़कियों को अगर कहीं भी लगाएं तो वो अपने ईमानदारी से भी काम कर रही होती हैं और मतलब फोकस करके करती हैं, लड़के इतनी तवज्जो से नहीं करते। तो ज़ाहिर लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ कमा रही हैं। तो अब वो बेचारे क्या करें, अब दोनों ने घर चलाना तो है ना, तो वो देखते हैं। लड़के बेचारे मेहनत करते रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बैठ के सोशल मीडिया पे बच्चियां पटा रहे हैं, और क्या करें, सुबह से जो लगते हैं सारी रात जागते हैं, सारा जो है ना उनके एनर्जी सर्व करते हैं। 4-4 लड़कियों से एक वक्त में बातें करना कोई मुश्किल आसान काम नहीं है। तो ये अदनान नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी आपने टॉपिक छेड़ा है कि ये मैसेज जाना चाहिए लड़कों को कि भाई खुदारा अपने बाजू पे कुछ करो। क्योंकि देखें
हमारे यहाँ दौर में तो हमारे वालिद के दौर में होता था कि भाई आने वाली अपना नसीब लाएगी। पहले ये कहा जाता था कि भाई अपने नसीब से लाई और माशाल्लाह बड़े अच्छे नसीब हैं और ये मट्टी में हाथ डाल रहा है तो सोना आज हो तक रहा है। हकीकत भी यही है। अब तो जो आ रही है वो नसीब देख के आ रही है कि भाई इसका नसीब चमक रहा है तो मैं आऊँ। अगर ये फूटा सिक्का है तो मैं मेहनत नहीं करूँगी इस पर, मैं इसकी फटफटिया में नहीं बैठूंगी, गाड़ी होनी चाहिए। हमारी माओ ने 70 पे भी सफ़र किया, फिर वो गाड़ियों में आई। अब वो कहती है पहले से सब कुछ डेकोरेट हो, कमरा कितना बड़ा है, घर कहाँ है, गाड़ी है नहीं है, देखने में कैसा लग रहा है, ये तो बुढ़ा लग रहा है, अजीब इस तरह की बातें अच्छा, फिर हैं। पता है क्या होता है, वो 6 महीने बाद ना उस खोखले इंसान को बैठ के रो रही होती है, फिर वो चीजें ढूंढ रही होती हैं जो फिर relative आप होनी जी चाहिए। फिर आप प्यार मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, फिर आप इमोशनल अटैचमेंट ढूंढ रहे होते हैं, फिर आप वो इंटीमेशन ढूंढ रहे होते हैं। वो सब तो नहीं होता, फिर आप जो चीज़ें देख कर आए थे वो आपको मिल रही हैं, वो जो असल रूह है शादी की वो बहुत दूर रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अच्छा है। बताएं, मतलब एज अ मतलब एक औरत आप क्या क्या समझती हैं कि कैसा मर्द होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके साथ आपका दिमाग मिलता हो ना, सबसे पहले तो आप उस तरफ जो है ना आपको चलना चाहिए। दिमाग लेकिन ये मिलाने नहीं कि के लिए हम तो आप लव मैरिज कर रहे होते हैं ना। कंपैटिबिलिटी के लिए अभी मैं यही बात कहूँ ना कि अभी हमने कंपैटिबिलिटी किसको कह दिया, 4 मैसेज करते हैं और हम समझते हैं कंपैटिबल है। आप बहन भाई बचपन से लेकर बड़े होते तक साथ रहते हैं, तभी भी बहुत सारी चीज़ों में उनके जहन समझ नहीं मिलते, पाते हैं, हाँ, नहीं नहीं समझ मिलते, पाते, नहीं समझ जहन पाते। मिलते हैं, नहीं मिलते। लेकिन बात ये कि जो भी शख्स आपको अगर समझ आना शुरू होता है या आपको लगता है कि आप इसके साथ जो है वो एक रिश्ते में बांध दिए गए हैं या आपकी शादी हो रही है, मतलब तो फिर आपको ज़रूरी है कि अब आप उसको उन भी दोनों चीज़ों पर आके कहीं ना समझें। कहीं अपने आप को किसी मीन पॉइंट पे लाएं। कहीं लड़के को भी लाना ज़रूरी है और लड़की को भी लाना ज़रूरी है। दोनों अब हम को। नहीं चाह रहे होते कि हम जो है ना मैं अपनी बाउंड्रीज से निकलूँ, अपनी बाउंड्रीज से निकले। तो हर किसी ने अपनी बाउंड्रीज और लिमिटेशन सेट और की हुई अच्छा, है। जैसे कि आजकल हम भी देख रहे हो भी रहा है कि मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि चले आपने कहा कि इससे मेरा जहन नहीं मिल रहा है, मैं छोड़ दिया, मैंने दूसरी शादी करनी है, तो क्या उससे जहन मिलेगा आपका? मसला ये ना कि छोड़ने का ऑप्शन बहुत आसान है। बात वही है कि यही ना। मुझे भी यहाँ पर तो अब आप पहले टाइम option खत्म हो को गया, बिल्कुल पहले मुझे ही कोई आप वो कर लें, आप तो क्लोज दूसरे की तरफ करना है। जाएं ना। मसला यही है कि हम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते, हम लोग एक दूसरे के साथ रहना बर्दाश्त करना नहीं जानते, तो ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन वक्त बहुत कलील है और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, किसी और दिन इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन अब यहाँ से पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान और मिसेस करमानी, आपने वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।